हे गाइस, वेलकम बैक टू क्लासेस। दिस साइड से दिव्यांशु बांजल। सर हम लोग सर क्या करने वाले थे सर? कारो कर रहे थे सर। कारो में सर अपने को बहुत सारे पॉइंट समझ नहीं आ रहे थे, क्या करना है क्या नहीं करना है सर। ठीक है, मैंने आपको कहाँ तक पढ़ाए थे सर? ये 2 पॉइंट पढ़ाए थे। अब चिंता मत करो, मैं थोड़ा आसानी से पढ़ाने वाला हूँ। ये पॉइंट पढ़ाया था मैंने, नॉन करंट एसेट वाला पॉइंट पढ़ाया हुआ था, दूसरा मैंने इन्वेंट्री पढ़ाया हुआ था। 2 पॉइंट्स पढ़ाए हुए थे सर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या लिख के लेके आया हूँ, ये दोनों के दोनों पॉइंट सारे पॉइंट में लिख के आया, मतलब 5 जो चीज़ें अपने को याद करनी है वो मैं लिख के आया हूँ सर। कौन सा सर? नॉन करंट एसेट किस टाइप से अपने को लिखना, क्या लिखना है, इन चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट खींचो। ठीक है, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट खींचो। ये हमारा क्लॉज नंबर 1 है। ठीक है, उसके बाद देखो मैं जूम करता हूँ, क्लॉज बाई क्लॉज अपन इसको जूम इन जूम आउट करते हैं। ठीक है, ये मेरा क्लॉज नंबर 1 है। क्या है सर? ये क्लॉज नंबर 3(1). ठीक है, कौन सा है? नॉन करेंट एसिड का है। ओके, फिर ये हमारा क्लॉज नंबर 2 आ गया, इन्वेंट्री से रिलेटेड। कहाँ तक है? यहाँ तक। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट खींचो, फिर मैं इसको बिगाड़ने वाला हूँ, मतलब पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, फिर तीसरा क्या है सर? LIGS। LIGS इतना याद रखो। ठीक है, LIGS अभी याद रखो। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट खींचो तीसरे वाले का, या फिर तुम लिखना चाहो तो साथ साथ में लिख सकते हो वीडियो को पॉज करके। ये है सर हमारा 7th वाला, क्लॉज नंबर 7। फटाफट स्टैट्यूटरी यूज करके इसका स्क्रीनशॉट खींचो, या फिर लिख के रखना है लिख के रखो। ठीक है, आज मैं हमारा कारो कंप्लीट करा दूंगा पूरा। ठीक है सर, अब सर मैं आपको याद कराऊंगा सर। सर कैसे याद कराएंगे? देखो 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 देखो, आज मैं निमोनिक वगैरह सब लेके आया हूँ आपके लिए, प्रॉपर रेडी करके आया हूँ। चलो ठीक है सर, मैंने आपको सर कल 2 क्लॉजेस पढ़ाए हुए थे सर। ये क्लॉज नंबर 1 ये दे रखा हुआ, जिसका तुमने स्क्रीनशॉट खींचा हुआ, मैं दूसरी जगह लिखा है क्योंकि अपन इसको बिगाड़ने वाले, वो अपन बिगाड़ने नहीं वाले, वो जो वहाँ पे लिखा हुआ था। ठीक है, सेम है, सब कुछ सेम है सर। क्या लिखा हुआ है सर? पहला जो क्लॉज है, जो हमारा क्या था? नॉन करंट एसिड था। तो सर इसके अंदर अपने को 5 पॉइंट लिखना है सर। 5 पॉइंट कौन कौन से, ये मैं लिख के आया हूँ। पहला पॉइंट क्या है सर? वेदर कंपनी ने मेंटेन किया है कि नहीं। क्या मेंटेन किया है? फुल पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स और क्वांटिटेटिव डिटेल्स एंड सिचुएशन ऑफ पीपी। ये पहला पॉइंट लिखना है, इस तरीके से लिखना डायरेक्ट। ठीक है, वेदर। सेकंड पॉइंट, वेदर पीपी हैज फिजिकली, पीपी का मतलब है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तुम पीपी मत लिखना, फुल फॉर्म लिखना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सिर्फ याद करने के लिए अपने को यहाँ से लिखना है, वेदर पीपी हैज फिजिकली वेरीफाइड। क्या पीपी को फिजिकली वेरीफाइड किया गया था कि नहीं? किस कौन करेगा? मैनेजमेंट करेगा, रीजनेबल इंटरवल पे करेगा। ठीक है, कौन करेगा? मैनेजमेंट करेगा, रीजनेबल इंटरवल पे करेगा। तो तुम चाहो तो ये डायरेक्ट एज इट इज लिखना। ठीक है, ये सारी चीज़ें प्लस बगल में क्या, ये निमोनिक भी साथ साथ में बनाते जाना समरी फॉर्मेट में भी, कि सर इस पॉइंट में क्या दे रखा हुआ है, मेंटेन, मेंटेन किया है कि नहीं किया गया। दूसरा वाला क्या है सर? फिजिकली वेरीफाइड, फिजिकली वेरीफाइड। इस तरीके से तुम्हें याद हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या दे रखा हुआ है देखो, मैं पढ़ा देता हूँ फिर अपन इसको लिखेंगे। फिर तीसरा पॉइंट क्या है? कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज है क्या? कुछ मतलब कुछ गड़बड़ घोटाला दिखा क्या उसमें, कि तुम्हारी बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ और है और तुम जब वहाँ पे गए तो देखा कुछ और है। अगर जो मटेरियल डिस्क्रिपेंसी है, मतलब जो मैनेजमेंट चेक कर रहा है 10% से ज़्यादा है, यहाँ पे नहीं, सॉरी 10% इसमें नहीं है, हमारी इन्वेंट्री में। तो देखो कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी मतलब कुछ गड़बड़ घोटाला दिखता है। फॉर एग्जांपल हमारा जो पीपी है, मतलब लैंड है, फिर बिल्डिंग है, बिल्डिंग हमारी 1 करोड़ की दिख रही है बुक्स ऑफ अकाउंट के में, लेकिन जब मैनेजमेंट चेक करने जा रहा है 80 लाख रुपए की वैल्यू आ रही है, मतलब 20% तुम्हारा क्या मटेरियल डिस्क्रिपेंसी है। तो वो पूछ रहा है कि तो क्या अपने को चेक करना है कि उन्होंने जो 20 लाख रुपए का जो आया हुआ है, क्या मतलब नुकसान हुआ है, तो उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला है कि नहीं डाला, बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रॉपर डील किया कि नहीं किया गया। तो ठीक है, वेदर एनी मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज हैव बीन नोटिस्ड, ये मैंने हालांकि कल पढ़ा दिए थे, बस एक बार यहाँ लिख रहा हूँ जिससे आपको चीज़ें याद हो जाए। ठीक है, लिख के लेके आया जिससे चीज़ें याद होंगी फटाफट, कारो के ये पॉइंट। ठीक है, वेदर एनी मटेरियल डिस्क्रिपेंसी हैव बीन नोटिस, कुछ मटेरियल डिस्क्रिपेंसी मिला वाइल वेरीफाइंग, कुछ वेरीफाई कर रहे थे। क्या वेरीफाई कर रहे थे? पीपी। इफ सो, अगर कुछ मिलता है, वेदर प्रॉपर डेल्ट किया गया कि नहीं किया, मतलब डील किया गया कि नहीं किया गया बुक्स ऑफ अकाउंट। ये सेकंड पॉइंट। ठीक है सर, तीसरा पॉइंट देखो मैं सिंपल करके लेके आया हूँ, इससे सिंपल मैं कुछ भी नहीं कर सकता यार। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या? वेदर जो टाइटल डीड है, मतलब कि जिस नाम से रजिस्ट्री, जिस नाम से इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लैंड दिखा दी है, तो क्या कंपनी के नाम पे है कि नहीं है वो। ठीक है, तो तीसरे पॉइंट पे अपने को क्या लिखना है सर? यहाँ पे लिख लो, क्या लिखना है क्या लिखना है क्या लिखना है? टाइटल डीड। ठीक है, टाइटल डीड से रिलेटेड, DEED। ठीक है, ओके। फिर चौथा वाला क्या पॉइंट बोलता है अपने से? वेदर कंपनीज रीवैल्यूड पीपी बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर, क्या रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने हमारी पीपी को रिवैल्यूएशन किया कि नहीं किया? रीवैल्यू,
रिवैल्यूएशन कराया गया तो आपने रजिस्टर्ड वैल्यूअर से कराया कि नहीं कराया गया। अगर कुछ 10% से ज़्यादा कुछ चेंजेस होते हैं, रिवैल्यूएशन होता है, किस में होता है? 10% और मोर होता है, 10% और उससे ज़्यादा होता है सर, किस में होता है? हमारे पीपीई में। सर क्या होता है रिवैल्यूएशन अमाउंट? मतलब 1 करोड़ की हमारी थी, 1 करोड़ 10 लाख हो गया, 1 करोड़ 20 लाख हो गया, तो ये क्या हुआ? अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ। या फिर कुछ डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन भी हो सकता है, 10% से गिर गई हमारी पीपी, कम हो गई, किसमें सर? एग्रीगेट ऑफ नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ ईच क्लास ऑफ पीपी। ये इतना भी मत करो, ठीक है? अगर इतना याद रखो 10% और मोर क्या नेट कैरिंग वैल्यू में अगर कुछ चेंज होता है तो अपने को स्पेसिफाई करना, ऑडिटर तुम अपनी रिपोर्ट में डाल देना, ठीक है? ये चीज़ बोला गया है। 5वां पॉइंट क्या बोल रहा है सर? आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा और मैं क्लोज करता हूँ इसको, ठीक है? एक सेकेंड रुको। या फिर अपने आप को हटा दूँ अगर आप बोलो तो, 1 मिनट के लिए चलो हटा तो नहीं रहा मैं अपने आप को, चलो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। चलो लो, अब मैं ऊपर लिखता जाऊंगा जिससे तुम्हें दिखेगा क्या सर। 10% और उससे ऊपर अगर कुछ भी चीज़ चेंज होती है तो आपको अपनी रिपोर्ट में लिखना है, ठीक है? अब फिर लास्ट पॉइंट क्या बोलता है? वेदर एनी प्रोसीडिंग, कोई भी प्रोसीडिंग पेंडिंग है क्या, या फिर कुछ भी इनिशिएट कर दी गई, कोई भी क्या 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 कोई प्रोसीडिंग वगैरह, क्यों, किस रिगार्डिंग? बेनामी प्रॉपर्टी वगैरह थी कंपनी के नाम पे तो कुछ उसके अगेंस्ट में केस वगैरह चल रहा है, वो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आपको क्या है देखना है। अगर ऐसा कुछ है, वेदर दी प्रॉपर डिस्क्लोजर इज गिवन इन कंपनी ने सॉरी इज गिवन बाय कंपनी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और नॉट। क्या बोलना है सर? अगर कुछ भी प्रोसीडिंग वगैरह चल रही है, इनिशिएटेड हो चुकी है या फिर चल रही है, पेंडिंग थी पहले से, केस वगैरह चल रहा है बेनामी प्रॉपर्टी के लिए कंपनी का, ठीक है? तो क्या प्रॉपर डिस्क्लोजर दिया है कि नहीं दिया गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर? तो यहाँ पे लिख दो बेनामी प्रॉपर्टी, ठीक है सर? आई होप आपको दिख रहा है क्या? लेट मी चेक, ठीक है? बेनामी के नीचे प्रॉपर्टी में थोड़ा सा नहीं दिख रहा आपकी थोड़ी सी, ठीक है? तो सर ऐसे इस तरीके से अपने को याद करना है सर। मैंने आपको पढ़ा दिया भैया क्लॉज 1 क्या कहता है भाई, इसके समरी से भी करा दिया। अब याद नहीं होता तो देखो भाई, अब इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं प्रॉपर मेहनत करके लिख के लेके आया हूँ, ठीक है? पहला पॉइंट, ठीक है? हालांकि मैंने ये दो पढ़ा भी दिए थे कल, ठीक है? अब मैं सर इन्वेंट्री पढ़ाने वाला हूँ सर, अब मैं इन्वेंट्री पढ़ाने वाला हूँ सर, मैं अब इन्वेंट्री क्लॉज नंबर 2 पढ़ाने वाला हूँ, इन्वेंट्री। तो सबसे पहली चीज़ क्या, वेदर फिजिकल वेरिफिकेशन कंडक्ट किया कि नहीं, कब? रीजनेबल इंटरवल के बाद। यहाँ पे लिख देना भाई साहब फिजिकल वेरिफिकेशन, ठीक है? फिजिकल वेरिफिकेशन रीजनेबल इंटरवल के बाद किया कि नहीं, एज इट इज लाइन उठा के अपने को एग्जाम में लिखना है, ठीक है? फिर दूसरी चीज़ है, कोई डिस्क्रिपेंसीज दिखती है 10% या उससे ऊपर कुछ डिस्क्रिपेंसीज दिखती है, वेदर एनी डिस्क्रिपेंसीज ऑफ 10% और मोर इन एग्रीगेट ऑफ, एग्रीगेट भी काट दो अगर तुम्हें नहीं आ रहा समझे, इन ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री, हर एक क्लास की इन्वेंट्री में अलग अलग क्लास की इन्वेंट्रीज होती हैं, ठीक है? इन्वेंट्री मतलब फॉर एग्जांपल है बोतल है तो बोतल की इन्वेंट्री एक अलग क्लास बन गई, ठीक है? ये मेरे पास माउस है, इसकी इन्वेंट्री अलग बन गई, लैपटॉप है, लैपटॉप की इन्वेंट्री अलग बन गई, इस तरीके से कि भाई 10% या उससे ऊपर कुछ भी क्या करते हैं, कुछ डिस्क्रिपेंसीज आती है। डिस्क्रिपेंसी का मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे लैपटॉप्स थे, मैंने दिखाया कि भाई मेरे पास 1 करोड़ रुपए के लैपटॉप बैलेंस शीट में दिख रहे हैं, लेकिन वहाँ जाके देखता हूँ 80 लाख रुपए के, मतलब 20% से क्या हुआ, मेरी इन्वेंट्री है ही नहीं है। तो तुमने प्रॉपर डील किया कि नहीं किया गया बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, वो चीज़ अपने को चेक करनी है। अगर नहीं किया होगा तो रिपोर्ट करेंगे, बात खत्म है, ठीक है? बस थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, क्या कंपनी ने कुछ क्या लिया हुआ है सर? वर्किंग कैपिटल लोन ले रखा हुआ है। अगर हमारे कुछ करंट एसेट वगैरह, इन्वेंट्री वगैरह, करंट एसेट वगैरह रख के, सिक्योरिटी के रूप में रख के, अगर अपन ने 5 करोड़ से ज़्यादा, यहाँ पे क्या दे रखा हुआ है, 5 करोड़ से ज़्यादा, एमसीक्यू में लिखना सर, ये एमसीक्यू में आ सकता है, 5 करोड़ से ज़्यादा अगर कुछ भी वर्किंग कैपिटल लोन सेंक्शन कराया हुआ है तो उसके अंदर क्या लिखना है सर? ऐसा कुछ है, इफ सो चेक करो वेदर क्वार्टरली जो अपन रिटर्न्स देते हैं और स्टेटमेंट अगर फाइल करेगी कंपनी, मतलब किसको, बैंक को या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, जो क्वार्टरली रिटर्न वगैरह फाइल करेगी, वो एग्री कर रहे हैं कि नहीं बुक्स ऑफ अकाउंट से? किससे सर? बुक्स ऑफ अकाउंट से। हो सकता है अपनी कंपनी में लॉस चल रहा हो, लेकिन अपन फर्जी रिटर्न वगैरह बना के, फर्जी स्टेटमेंट फाइल करके उनको बोले हाँ भाई प्रॉफिट चल रहा है, अच्छा चल रहा है, नहीं तो भैया वो लोग अपने ऊपर चढ़ेंगे कि भैया लोन ले लिया 5 करोड़ से ज़्यादा, कैसे रिकवरी करोगे, है ना? वो सब चीज़ें रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है? इफ नॉट देन प्रोवाइड डिटेल। अगर तुमने बुक्स ऑफ अकाउंट से मतलब अगर कुछ फर्जी कुछ बना के देते हो तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में क्या कर देगा सर? स्पेसिफाई कर देगा, रिपोर्ट में डाल देगा सर, ठीक है? 2 पॉइंट्स हो चुके थे सर। तीसरा पॉइंट मैं याद यहाँ से कराऊंगा, फिर मैं अपने को बुक से भी करा दूंगा सर। इसमें सर 5 पॉइंट्स हैं जो अपने को याद करना है, ठीक है सर? आपको ये पाँचों के पाँचों पॉइंट दिख रहे हैं बस। जो फिफ्थ वाला पॉइंट है, जूम कर दे रहा हूँ हल्का सा, एक सेकेंड रुको, जूम आउट, ठीक है? अब तुम्हें सारे के सारे पॉइंट दिख रहे होंगे, ठीक है?
एक सेकेंड और रुको। चलो अब दिखेंगे तुम्हें, ठीक है। ये है हमारे कौन सा पॉइंट है सर, क्लॉज नंबर 3 है, ठीक है, 3 का 3 है, ठीक है, 3 3 आगे CLAUSE क्लॉज 3, उसके बाद क्या 1 2 3 रोमन नंबर में 3 जाएगा, ठीक है, इस तरीके से करना है। तो ये यहाँ से यहाँ तक है सर, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इतना अपने को क्लॉज नंबर 3 बात करता है सर, ठीक है सर, क्लॉज नंबर 3 इतना बात करता है अपने से, यहाँ से करता है यहाँ तक है पूरा, ठीक है सर। अब सर क्लॉज नंबर 3 क्या बोलता है, LIGS लिखा हुआ है सर, LIGS क्या मतलब क्या होता है सर, हमें समझा दो। एल का मतलब यहाँ पे लिख दो लोन, ठीक है, LIG, जी का मतलब तुम लिखो गारंटी, ठीक है, आई का मतलब लिख दो इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ है तो इन्वेस्टमेंट, एस का मतलब है कोई सिक्योरिटी वगैरह दी हुई है। सर इसका मतलब क्या है, कंपनी ने क्या किया हुआ है, देखो यहाँ पे बता देता हूँ, कंपनी ने क्या लोन वगैरह दिया हुआ है सर, क्या दिया सर, लोन वगैरह, किसी को लोन दे दिया, कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, फिर किसी को गारंटी दे दी कि तुम मेरे से यूट्यूब पर पढ़ रहा है, ठीक है, तुम मेरे को जानते पहचानते हो, ठीक है सर, तो तुमको क्या लोन लेना है कहीं से, ठीक है, बैंक से लोन लेना है, तो मैंने तुम्हारे भी पे गारंटी दे दी कि भाई हाँ ठीक है, बैंक से बोला कि इस बंदे को लोन दे दो, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, अगर ये पे नहीं करेगा तो मैं दूंगा, इसका मतलब होता है गारंटी देना, ठीक है। तो कंपनी ने क्या लोन दिया है किसी व्यक्ति को, या फिर इन्वेस्टमेंट किया हुआ, कहीं पैसा लगाया हुआ है, या फिर किसी को गारंटी दे दी, जैसे मैंने तुमको गारंटी दे दी, मैंने बैंक को गारंटी दे दी तुम्हारे भी पे कि भैया इस बंदे को पैसा दे दो, ये नहीं, ये पैसा नहीं देगा तो मैं पैसा दूंगा, ठीक है, सिंपल। या फिर सिक्योरिटी, किसी की सिक्योरिटी बन गई, सेम चीज़ बता रहा हूँ, गारंटी और सिक्योरिटी में ज़्यादा फर्क नहीं है अभी अपन, या फिर ऐसा समझो, तुमको लोन लेना है बैंक से, तो मैंने अपनी सिक्योरिटी उठा के दे दी कि भैया ये सिक्योरिटी लो, ये बंदा पैसा नहीं देगा तो मेरी सिक्योरिटी रख लेना, ठीक है, ये लोन और गारंटी में मैं सिंपल फॉर्मेट में लेके चल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अंडर डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, इतना समझ लो, ठीक है, कि भाई तुमको लोन लेना, तो मैंने क्या ये बोतल उठा के तुमको दे दी, ये मतलब कि बैंक में जाके रख दो सिक्योरिटी के रूप में कि भैया तुम पैसा नहीं दोगे तो ये सिक्योरिटी उठा के ले जाएगा, ठीक है, सिंपल। इसको अभी फिलहाल की स्थिति में सिक्योरिटी समझो, ओके, ज़्यादा डेप्थ में अपन नहीं जा रहे हैं। तो सर LIGS, लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी, इनसे इनसे रिलेटेड अगर कुछ भी चीज़ होती है तो अपने को चेक करना है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है सर, वेदर दी कंपनी हैज प्रोवाइडेड लोन इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी गारंटी, LIGS एग्जाम पे बिल्कुल मत लिखना, LIGS एग्जाम में नहीं लिखना, फुल फॉर्म लिखना है, लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी, ठीक है, ये ठीक है। क्या कंपनी ने इनमें से चारों कुछ भी किया हुआ है, हाँ जी किया हुआ है, ठीक है, किसको दिया हुआ है, सब्सिडरी, एसोसिएट या फिर जॉइंट वेंचर को दिया है, मतलब सब्सिडरी हो गई हमारी, सब्सिडरी कंपनी हो गई, ठीक है, या फिर कुछ जॉइंट वेंचर है या फिर एसोसिएट कंपनी है, ठीक है, अगर इनको दिया है, इनको दिया क्या लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी वगैरह इनके लिए कुछ भी दिया हुआ है, तो भैया प्रोवाइड करो एग्रीगेट अमाउंट, ऑडिटर से बोला कि भैया पूरा अमाउंट तुम लिखो कि कितने अमाउंट का दिया हुआ है, ठीक है, और बैलेंस कितना आउटस्टैंडिंग है ऑन बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट डेट मतलब 31 मार्च को मैं खड़ा हूँ, कितना पैसा सामने वाले से लेना बाकी है वो बताओ, ठीक है। ये पॉइंट तो बहुत आसान है कि भैया अगर तुमने LIGS दिया हुआ है, किसको, सब्सिडरी को दिया है, जॉइंट वेंचर को, JV का मतलब होगा जॉइंट वेंचर, यहाँ पे तुम फुल फॉर्म लिख लो नहीं तुम बाद में कंफ्यूज हो जाओगे, JV मतलब जॉइंट वेंचर, ठीक है, जॉइंट वेंचर, मैं थोड़ा सा टेढ़ा लिख रहा हूँ क्योंकि ये जो मेरा टैब है टेढ़ा रखा हुआ है, ठीक है, इसको मैं सीधा भी नहीं कर सकता, ज़्यादा ज़्यादा जगह है नहीं अपने पास अभी, ओके, ठीक है। क्या बोला क्या भैया, इनको दिया है तो तुमको क्या ऑडिटर क्या करेगा भैया, रिपोर्ट में लिखना है एग्रीगेट अमाउंट कितना बाकी है, बैलेंस शीट, सॉरी एग्रीगेट अमाउंट कितना दिया था, मतलब टोटल अमाउंट कितने, 10 करोड़ का लोन दिया, ठीक है, और बैलेंस शीट डेट पर कितना लेना बाकी है, मतलब 2 करोड़ उसने चुका दिया था, तो बचा कितना, 8 करोड़ रुपए लेना बाकी, ठीक है। वही फिर अगले पॉइंट में फिर बोला गया कि भैया अगर तुमने LIGS दिया हुआ है, मतलब कंपनी तुमने लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी दे रखी हुई है, अदर देन इसको सब्सिडरी जॉइंट वेंचर और एसोसिएट, सब्सिडरी जॉइंट वेंचर और एसोसिएट को हमने ऊपर था तो हमने एक पॉइंट एक पैराग्राफ में लिख दिया होगा, ठीक है। अब तुमने क्या किया, क्या सब्सिडरी जॉइंट वेंचर और एसोसिएट को नहीं देते हो और किसी भी बंदे को दिया, इन तीनों को छोड़ के तुमने किसी को भी दिया, तो तुम अब फिर से लिखो एग्रीगेट अमाउंट कितना बाकी है, बैलेंस आउटस्टैंडिंग कितना है, ये 2 पॉइंट तो ऐसी फर्जी तुमको बनाने, किसी काम के नहीं थे बना दिए, ठीक है, बनाने, ठीक है, सिंपल थे। अब थर्ड वाला पॉइंट क्या है, आई होप तुमको ये चीज़ दिख रही होगी, हाँ दिख तो रहा है, अगर नहीं भी दिख रहा हो ना तो प्लीज़ एक काम करना, स्क्रीनशॉट ले लेना यहाँ पे, ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर तुम लिख लेना, ठीक है, तुमको पहले भी मैंने टाइम दिया था, तो तुम वीडियो पीछे करो, वहां से तुम स्क्रीनशॉट लेके लिख लो पहले, ठीक है, उससे बेटर रहेगा।
चलो फिर तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, वेदर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एलआईजीएस आर प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और नॉट। क्या बोला गया है कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, टर्म्स एंड कंडीशन की भैया मैंने सब्सिडरी या फिर जॉइंट वेंचर या फिर किसी को भी दिया या फिर बाहर किसी भी बंदे को दिया, टर्म्स मेरे खिलाफ है, मतलब मैंने लोन 2% में दे दिया, 3% में दे दिया या फिर सिक्योरिटी वगैरह ऐसी दे दी भाई, ऐसी ले जा, तो वो अपने को चेक करना है कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी है या नहीं है, वो चीज़ अपने को बताना है। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट क्या बोला गया है, वेदर, अब थोड़ा सा अपन ने जूम कर दिया, ठीक है, हाँ, वेदर शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट, भैया शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट है कि मतलब हर साल आपको 1-1 लाख रुपए का क्या देना है, प्रिंसिपल देना है, तो जो शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट है और ऑफ प्रिंसिपल, शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट किस चीज़ का रीपेमेंट, प्रिंसिपल का और इंटरेस्ट का, कि भैया हर साल 31 मार्च को आप हमको इंटरेस्ट दोगे और आप हमको प्रिंसिपल इतना दोगे, आर रेगुलर और नॉट, ठीक है, वो अपने को चेक करना है कि भैया जो प्रिंसिपल आ रहा है और जो इंटरेस्ट आ रहा है वो रेगुलर आ रहा है या नहीं आ रहा है, नहीं आएगा तो अपन क्या अपनी ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिख देगा, बात खत्म है। ठीक है, फिर फिफ्थ पॉइंट क्या बोला गया, वेदर एलआईजीएस प्रोवाइडेड टू रिलेटेड पार्टी, एलआईजीएस मतलब लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी, अगर अपन ने रिलेटेड पार्टी को दी हुई है या फिर अपन ने प्रमोटर को दिया हुआ है, विच आर रीपेबल ऑन डिमांड, मतलब कोई रिलेटेड पार्टी है, ठीक है, रिलेटेड पार्टी मतलब कंपनी से रिलेटेड है, कोई भी उसका एम्प्लॉय ऑफिसर, वो सब इनके रिलेटेड पार्टी में आता है, रिलेटेड पार्टी में अपने को डेप्थ में ही जाना है, बस अभी इतना समझो कि भाई एक रिलेटेड पार्टी या फिर प्रमोटर वगैरह, प्रमोटर मतलब जिसने भाई स्टार्टिंग में जिसका आइडिया था कि चलो अपन कंपनी खोलेंगे, ये काम करेंगे, ठीक है, ये बिजनेस करेंगे, अब कंपनी ने क्या किया, लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी इन लोगों को दे दी है, ठीक है, अब दे दी और कैसी दे दी, रीपेबल ऑन डिमांड, रीपेबल ऑफ डिमांड का मतलब हो गया जब हम मांगेंगे तब देना, फॉर एग्जाम्पल मैंने तुमको 1 करोड़ रुपए का लोन दे दिया, मैंने बोला यार जब तेरी इच्छा हो जब दे देना या फिर जब मैं मांगू तब देना, तो ये कोई इंटरेस्ट होता है, मतलब इसका क्या मतलब निकल रहा है भाई, जब मेरी इच्छा होगी तो मैं मांग लूंगा, नहीं होगी तो नहीं मांगूंगा, क्यों, कंपनी तो मेरे घर की है ना सर, कंपनी हमारी है, ठीक है, हाँ सर, तो कंपनी कभी मांगेगी नहीं, रिपेबल ऑफ डिमांड का ये मतलब निकल के आता है भैया अपने को वापस नहीं देना है, ठीक है, या फिर विदाउट स्पेसिफाइंग द टर्म्स एंड कंडीशन, क्या बोला गया, कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं, कभी भी दे देना जब तुम्हारी इच्छा हो, तो ये इसका मतलब हो गया कि भैया अब तुम लोन दोगे ही नहीं, अगर ऐसा कुछ केस है या फिर तुम हो सकता है फ्यूचर में 5 साल 10 साल बाद दे रहे हो लोन का पेमेंट, तो ऐसा कुछ अगर लोन वगैरह है, ऑडिटर 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 स्पेसिफाई दी अमाउंट, अपनी ऑडिट रिपोर्ट में अमाउंट बताओ और परसेंटेज ऑफ टोटल लोन ग्रांटेड, टोटल लोन 10 करोड़ का था, अपन ने 10 करोड़ रुपए का लोन किसी को बांटा हुआ था, लोगों को दिया हुआ था, सिंपल है, जिसमें से 1 करोड़ का ऐसा लोन था जिसको अपन ने रिलेटेड पार्टी या फिर प्रमोटर्स को दिया था जो कि रिपेबल ऑफ डिमांड था, ठीक है, तो आपने को परसेंटेज भी बताना है, मतलब 10 करोड़ का टोटल मार्केट में मैंने उधारी दी हुई है, ठीक है, जिसमें से 1 करोड़ का ऐसा है जिसको मैंने क्या रिपेबल ऑफ डिमांड है, तो दैट मीन्स क्या 10% हमारा लोन ऐसा है जो कि इन लोगों को गया हुआ है, तो ऑडिटर प्लीज इसको क्या परसेंटेज में भी बता देना, ठीक है, सिंपल थे हमारे 5 पॉइंट होगा, ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर है, देखो मैं बहुत आसान तरीके से लेके आया हूँ जिससे तुम छोड़ो ना, क्योंकि बच्चे इसको छोड़ के चले जाते हैं, अपने को छोड़ना नहीं है, अपने को जितना हो सके उतना सिलेबस अपने को कंप्लीट करना। सर 3 पॉइंट मैंने आपको पढ़ा दिए, 1 2 3 जो कि अपने को याद करना था, अब 7 वाला पॉइंट है, थोड़ा सा वेट करो, मैं बाकी के पॉइंट पढ़ा के आ रहा हूँ जो कि टाइम पास वाले हैं, ज़्यादा उसमें दिमाग लगाना नहीं है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आ जाओ वापस आ जाओ, जो जो मैंने पढ़ाया था देखो एक बार तुम चाहो तो फटाफट देख भी सकते हो, ठीक है, फटाफट अपन इस चीज़ को देख लेते हैं सर, 1 मिनट में देखेंगे, ज़्यादा ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे अपन, ठीक है, ये 2 पॉइंट तो मैंने कल ही पढ़ाए थे तुमको, ठीक है, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री वाला भी हो गया था हमारे 3 पॉइंट से, तो अपन ने बहुत सिंपल तरीके से वहाँ पे लिख लिया, ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट था इन्वेस्टमेंट प्रोवाइडिंग गारंटी सिक्योरिटी या फिर ग्रांटिंग लोन एंड एडवांसेस, एडवांसेस को भूल जाओ, मतलब LIGS, ये 4 पॉइंट याद रखो, बहुत है, इनसे तुम्हें सब कुछ पता पड़ जाएगा, उन्होंने पहले वाले पॉइंट में बोला है कि भैया अमाउंट कितना दिया था, एग्रीगेट कितना अमाउंट दिया था और आउटस्टैंडिंग किसका, आउटस्टैंडिंग कितना बाकी है, किसको सर, जॉइंट वेंचर और सब्सिडरी या फिर एसोसिएट को दिया था वो बता दो, फिर दूसरे वाले पॉइंट्स में बोला गया अमाउंट बताओ या फिर आउटस्टैंडिंग बैलेंस बताओ 31 मार्च 2023 को कितना है, किसका, अदर देन जॉइंट वेंचर सब्सिडरी और एसोसिएट को जितना दिया, मतलब बाहर वाले को, 2 पॉइंट क्लियर किया, फिर तीसरा पॉइंट भैया टर्म्स एंड कंडीशन प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी है कि नहीं है, मतलब कंपनी के खिलाफ तो नहीं है टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है, अगर है तो तुम्हें रिपोर्ट करना है, ठीक है, फिर चौथा पॉइंट क्या बोला गया, शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, भैया
टाइम पे पेमेंट वगैरह आ रहा है कि नहीं आ रहा वो भी एक बार चेक करो। फिर ये पॉइंट, 2 पॉइंट किसी काम के नहीं। फिर हमारे यहाँ आता है एफ वाला पॉइंट, क्या बोलता है सर, ABCDF मत लिखना, 1 2 3 करके लिख देना, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। कि कंपनी ने कुछ भी रिपेबल ऑफ डिमांड या फिर विदाउट स्पेसिफाइंग एनी टर्म्स एंड कंडीशन करके कुछ ऐसा लोन वगैरह दिया, किसको दिया है, प्रमोटर्स को, रिलेटेड पार्टी को, तो भैया उसमें आपको बताना है अमाउंट कितना दिया हुआ है और परसेंटेज बताना है, ठीक है। ये 3 पॉइंट हो चुके थे हमारे। ये क्लॉज, ये देखो क्लॉज 3, ये 4th वाला पॉइंट यहाँ से पढ़ रहा हूँ। ये पॉइंट मत डालना, मैं तुमको बोल रहा हूँ। क्लॉज MCQ में पूछा जाएगा कि भैया लोन टू डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट बाय द कंपनी, ये बताओ कौन सा क्लॉज में है, तो तुम्हें ये क्लॉज लिखना है, क्लॉज 3 और रोमन नंबर में 4 डाल देना, इस तरीके से लिखना है, ठीक है। चलो सर कोई दिक्कत नहीं। लोन टू डायरेक्टर एंड इन्वेस्टमेंट बाय दी कंपनी, मतलब कंपनी ने डायरेक्टर को लोन दिया या फिर कहीं इन्वेस्टमेंट किया गया है, तो बोला गया सेक्शन 185 और 186 फॉलो करो, वहाँ पे बातचीत करेंगे। बस सेक्शन 185 186 याद रखो कि सेक्शन 185 186 में क्या बोला था, लोन टू डायरेक्टर एंड इन्वेस्टमेंट बाय दी कंपनी, डायरेक्टर को लोन दिया है या फिर इन्वेस्टमेंट बाय दी कंपनी, कंपनी ने कहीं इन्वेस्टमेंट किया उसके बारे में बात किया, ज़्यादा फोड़ी दिमाग फोड़ी नहीं करना। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपोजिट बोला गया, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपोजिट कि तुमने कुछ डिपोजिट्स एक्सेप्ट किए, पब्लिक जनरल पब्लिक से कुछ डिपॉजिट्स लिए, मतलब कुछ पैसा लिया हुआ है, अपन जैसे लोन लेते हैं ऐसी डिपॉजिट्स लेते हैं, ठीक है। सिंपल सा मैटर है, इतना समझो। कुछ भी अगर तुमने लिया हुआ है तो सेक्शन 73 से सेक्शन 76 फॉलो करना। अभी इसमें लिखा है कि 73 से 76 के जो कंप्लाइंस है वो चेक कर लो, अगर उसमें कुछ गड़बड़ है तो रिपोर्ट करना। तो अपने को क्या याद करना है, बस इतना याद रखो, सेक्शन 73 से 76, ठीक है। और ऊपर वाले में क्या था, सेक्शन 85 एंड 86, ये 2 चीज़ देखनी, बस इतना याद रखना। 6th वाले पॉइंट में क्या बोला गया, मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, 6th वाला पॉइंट, क्लॉज 3, ये रोमन नंबर में 6 लिख दो। ऐसे रोमन नंबर नहीं आता तो भाई लोग प्लीज याद कर लेना रोमन नंबर किस तरीके से क्या होता है, ठीक है। चलिए ठीक है। क्या 7 वाला पॉइंट, सॉरी 6 वाला पॉइंट क्या बोला था कि भाई मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड से रिलेटेड वाली चीज़ें हैं, तो यहाँ पे बोल दिया गया भैया कारों में कि सेक्शन 148 के हिसाब से कंप्लाई कर दो, ठीक है। सेक्शन 148 संभाल लेगा। तो ये पूछे जा सकते हैं क्या, MCQ में थोड़े बहुत पूछ सकते हैं कि भैया मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड के हिसाब से जाना है तो सेक्शन 148 फॉलो करना है कि नहीं करना, वो चेक कर लो, इस टाइप से पूछा जा सकता है। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपोजिट है तो कौन सा सेक्शन लगेगा, तो सेक्शन 73 से 76 लगेगा, इस टाइप से पूछ सकते हैं। बस 7th वाला पॉइंट याद करना है, स्टैट्यूटरी ड्यूज से रिलेटेड है। स्टैट्यूटरी ड्यूज का मतलब क्या है, स्टैट्यूटरी मतलब होता है गवर्नमेंट का पैसा, मतलब इनकम टैक्स का पेमेंट तुमने इनकम टैक्स नहीं पे किया हुआ है, GST नहीं पे किया हुआ, वैट अगर लगता है तो वैट पे नहीं किया हुआ है, एक्साइज ड्यूटी लग रही है तो एक्साइज ड्यूटी पे नहीं की हुई है, ठीक है। कुछ और म्यूनसिपल टैक्स वगैरह लग रहा है तो वो तुमने पे नहीं किया हुआ है, इसको बोलेंगे स्टैट्यूटरी ड्यूज। तो क्लॉज नंबर 3 और 3 रोमन नंबर में 7 लिखना है सर, क्या लिखना है सर, 7 लिखना है। अब स्टैट्यूटरी ड्यू से ये काम करना है, ठीक है। अब इससे कुछ भी पूछेगा तो अपने पास लिखा हुआ कंटेंट है, आ जाओ, चलो मैं यहीं पे पढ़ा देता हूँ। वो कंटेंट सेम लिखा हुआ मैंने यही कहीं पेस्ट कर दिया, क्योंकि मैं इसको क्या अपन गिचर पिचर नहीं करना चाह रहे थे। 7th वाला पॉइंट क्या था, स्टैट्यूटरी ड्यूज है सर, स्टैट्यूटरी ड्यूज से रिलेटेड बात कर रहे हैं। और सर ये मेरे से अगर मांग लेना, अगर ये मैं निकाल पाऊंगा ना, एक्सट्रैक्ट कर पाऊंगा तो मैं निकाल के आपको दे दूंगा, मेरे को व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। ये चीज़ है। स्टैट्यूटरी ड्यूज में क्या बोला गया कि भैया वेदर दी कंपनी इज रेगुलरली डिपोजिटिंग अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज, मतलब क्या हमारी कंपनी इनकम टैक्स GST वगैरह जितने भी स्टैट्यूटरी ड्यूज है रेगुलरली पेमेंट कर रही है कि नहीं कर रही है, वो चेक करना है। ये अनडिस्प्यूटेड क्या होता है सर, अनडिस्प्यूटेड का मतलब लड़ाई वगैरह नहीं हुई है। मैं अभी डिस्प्यूटेड वाला केस पढ़ाऊंगा तो तुम्हें समझ आएगा। अभी याद रखो कि अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज कुछ रेगुलरली कंपनी पे कर रही कि नहीं कर रही, वो चेक कर लो। अगर नहीं कर रही है तो इफ नॉट देन स्पेसिफाई दी आउटस्टैंडिंग ड्यूज, मतलब नहीं कर रही है तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट बताओ कि कितना पैसा बाकी है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना बाकी है, या फिर GST डिपार्टमेंट को देना बाकी है, या फिर एक्साइज डिपार्टमेंट को देना बाकी है, या फिर किसी म्यूनसिपल गवर्नमेंट को देना बाकी है, या फिर हमारी नगर पंचायत को देना बाकी है, या फिर हमारी नगर परिषद को देना बाकी है। किसको बाकी है, किसी को भी बाकी, जिसको भी बाकी है, कितना अमाउंट है आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च को देखेंगे, विच रिमेन्स अनपेड फॉर 6 मंथ और मोर। सिंपल सा मैटर है, हम बैलेंस शीट डेट पे खड़े हैं, जिसका भी पेमेंट 6 महीने, मतलब हम पीछे से हम 31 मार्च को खड़े होकर देखेंगे पीछे, जिसका भी पेमेंट 6 महीने या उससे ज़्यादा का अगर है, इनकम टैक्स का, GST का, एक्साइज का, वो अगर वो अकेला बताना है। ये MCQ में भी पूछा जा सकता है कि स्टैट्यूटरी ड्यूज बाकी है तो बोला गया कि 6 महीने या उससे ऊपर जिसका अमाउंट बाकी है तो ही अपने को कारों के अंदर रिपोर्टिंग करनी है कि भैया इनकम टैक्स का पेमेंट था पिछले साल का था, उसने अभी भी नहीं दिया तो रिपोर्ट कर दो। लेकिन अब बोला गया कि भैया इनकम टैक्स का पेमेंट था अभी 2 महीने पहले ही ड्यू हुआ था, मतलब 2 महीने पहले पे करना था, हमारी बैलेंस शीट कुछ भी हो, TDS वगैरह था, ठीक है, 2 महीने पहले देना था, लेकिन अभी तक इन्होंने पे नहीं किया। अभी नहीं बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, इन्होंने बोला कि 31 मार्च पे तुम जब खड़े हो, बैलेंस शीट डेट पे खड़े हो जब देखना कि 6 महीने या फिर उससे ऊपर का अगर अमाउंट बाकी है तो ही आपको बताना है, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट पे क्या बोला गया, सेम चीज़ बोला गया कि अगर तुमने अमाउंट
डिपॉजिट नहीं किया गया, लेकिन उस पर क्या चल रहा था, डिस्प्यूट चल रहा था। अनडिस्प्यूटेड का मतलब है कि कोई डिस्प्यूट वगैरह नहीं, लड़ाई वगैरह नहीं, मतलब तुमने बोला कि भैया 1 लाख रुपए देना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता हाँ ठीक है तुम्हारे 1 लाख रुपए दे देना, ठीक है, उनको बोलते हैं अनडिस्प्यूटेड है, कोई लड़ाई वगैरह नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, डिस्प्यूट हो गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोला कि तुम्हें 2 करोड़ देना है, हम बोल रहे नहीं हमको 1 करोड़ देना है। जीएसटी डिपार्टमेंट बोल रहा है कि नहीं भैया तुमको 1 करोड़ देना है, हम बोल रहे नहीं भैया 1 करोड़ नहीं देना, हमको सिर्फ 80 लाख रुपए देना। ऐसा ये क्या हो गया, डिस्प्यूट हो गया। और फिर अगर डिस्प्यूट होता है, अगर देखो डिस्प्यूट अगर हुआ, लड़ाई हो गई मेरी और जीएसटी डिपार्टमेंट से, तो मैं कहाँ जाऊंगा सर, कोर्ट में जाऊंगा, अपील करूंगा मैं, सीधी सी बात है, अपील करूंगा, तो वो पेमेंट क्या होल्ड रहेगा। तो ऐसा कोई अगर अमाउंट है जिस पे डिस्प्यूट वगैरह चल रहा है, जिस पे केस वगैरह चल रहा है, तो वो आपको अमाउंट स्पेसिफाई करना है कि कितना अमाउंट है। अब ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में बताएगा इतना अमाउंट बाकी जिस पे केस वगैरह चल रहा है, डिस्प्यूट वगैरह चल रहा है। एंड फॉरम, भैया कहाँ चल रहा है वो बताना है, कौन से कोर्ट में चल रहा है, किस फॉरम में चल रहा है वो बताना है। फॉरम वेयर सच डिस्प्यूट इज पेंडिंग, सिंपल सा मैटर था, 2 पॉइंट थे, फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट खींचो। ठीक है, चलो 7th वाला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है सर, 7th वाला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। एक बार इससे पढ़ना है, इससे पढ़ लो, कुछ भी नहीं, सब सेम चीज़ दे रखा, बढ़िया शानदार तरीके से मैं लेके आया हूँ। ठीक है, जिससे अपन अच्छे से याद करें। सर 8th वाले पॉइंट में क्या बोला गया है, डिस्क्लोजर ऑफ अनरिकॉर्डेड इनकम, आपको डिस्क्लोज करना अनरिकॉर्डेड इनकम अगर ऐसा सच है, तो इसमें अपने को कुछ भी ऐसा याद नहीं करना। चलो ठीक है, कुछ आप बस इतना याद रखो, वेदर एनी ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट हैव बीन disclosed as income during the year in the tax assessment under income tax act। ठीक है, if so whether the previously unrecorded income has been recorded in the books of account or not। सिंपल सा मैटर है, इन्होंने क्या बोला समझा देता हूँ, रीड करने के हिसाब से रखो इस चीज़ को, कि अगर कोई ट्रांजेक्शन है पिछले साल की, कोई मेरी इनकम थी 10 लाख रुपीज़ की, कुछ इनकम थी, मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नहीं दिखाई, मैंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाया है। सिंपल सा मैटर, 2 नंबर का पैसा रखा हुआ था मेरे पास, मतलब मैंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में वो 10 लाख रुपए इनकम नहीं दिखाई। फिर बाद में स्क्रूटनी हुई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आया कि तुम्हारे पास 10 लाख रुपए की इनकम थी, हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, तुमने दिखाई नहीं है। ठीक है, अब ऐसी कुछ इनकम आ रही है तो ऑडिटर चेक करेगा, वो पिछले साल की इनकम या फिर बहुत पुरानी इनकम होगी। ठीक है, तो ऑडिटर अब चेक करेगा कि जो पुरानी इनकम अनरिकॉर्डेड थी वो इस साल लिखी कि नहीं लिखी गई अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। बुक्स ऑफ अकाउंट में जो पुरानी इनकम थी वो तुमने एडजस्ट की कि नहीं की, नहीं की गई तो तुम अपने को ऑडिट रिपोर्ट में अपने को क्या करना है सर, रिपोर्ट करना है। इस चीज़ के बारे में पूछा गया, बाकी आने के चांसेस बहुत कम है। फिर 9th वाला पॉइंट है, ये लास्ट वाला पॉइंट अपने को याद करना था। ठीक है, रिपेमेंट ऑफ लोन, रिपेमेंट ऑफ लोन, लोन का रिपेमेंट करना। तो इसमें तो पॉइंट बहुत ही सिंपल है, चलो देखो, इसमें तो सर बहुत सिंपल वाले पॉइंट है, कुछ इतना ज़्यादा अपने को दिमाग नहीं लगाना है। चलो आ जाओ, सर क्या बोला गया, मैं यहीं पे पढ़ा रहा हूँ, इसको मैंने लिखा नहीं है। रिपेमेंट ऑफ लोन बहुत सिंपल है, इसलिए कि भैया कंपनी ने कुछ लोन वगैरह ले रखा हुआ था, अब इनको वापस करना है। ठीक है, वेदर द कंपनी इज डिफॉल्टेड इन रिपेमेंट ऑफ लोन, क्या कंपनी ने डिफॉल्ट किया गया कि भैया पेमेंट नहीं कर रही कंपनी, और अदर बोरिंग, मतलब अदर बोरिंग को काट दो, चलो हटाओ, आसान बनाते हैं अपन। कंपनी ने कुछ डिफॉल्ट किया गया क्या लोन का रीपेमेंट करने में, ठीक है, और इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का पेमेंट करने में या फिर प्रिंसिपल का पेमेंट करने में कुछ डिफॉल्ट किया, मतलब नहीं दे रही है कंपनी। ठीक है, इफ यस देन पीरियड बताओ एंड द अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट रिपोर्ट करो। इफ यस, अगर तुमने लोन का पेमेंट नहीं किया, इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया, डिफॉल्ट कर रहे हो, नहीं दे रहे हो, ठीक है, तो बोला गया भैया ऑडिटर प्लीज इसको रिपोर्ट करना कि कितना अमाउंट है और कब से इन्होंने डिफॉल्ट किया, कब से पेमेंट नहीं किया हुआ। ठीक है, एक पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, वेदर द कंपनी इज डिक्लेयर्ड विलफुल डिफॉल्टर, मतलब कंपनी क्या कह रही है कि मैं मन से ही पे नहीं करना, विलफुल, अपनी विलफुल का मतलब होता है इच्छा से, डिफॉल्टर मतलब पेमेंट नहीं कर रही है। ठीक है, या फिर अपने आपको कंपनी दिखा रही है हम तो भाई इंसॉल्वेंट हो गए, हम पे पैसा ही नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने बोला बिलफुल डिफॉल्टर है, कंपनी सिर्फ शो कर रही है, मन से पेमेंट नहीं कर रही है, नहीं पेमेंट करना साहब, गरीब इंसान है, नहीं है पैसा, दिखा रहे हैं ऐसा कुछ है। वह बैंक को किसको कर रही है, बैंक को दिखा रही है, फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या फिर किसी अदर लेंडर जिससे पेमेंट लिया उसका नाम लेंडर है। ठीक है, ऐसा कुछ है। अगर कंपनी इस डिक्लेयर्ड बिलफुल डिफॉल्टर, अपनी इच्छा से डिफॉल्ट हुई है, बिलफुल डिफॉल्टर, ठीक है, तो वो अपने को बताना है। ठीक है सर, तीसरा पॉइंट क्या, वेदर टर्म लोन वेयर अप्लाइड फॉर द पर्पस फॉर विद द लोन वेयर ऑब्टेन्ड इफ नॉट द अमाउंट सो डायरेक्ट, वो अपने को बताना है। क्या बोला गया, कंपनी ने एक टर्म लोन लिया हुआ था, टर्म लोन ले रखा था कुछ टाइम के लिए। ठीक है, जिस पर्पस के लिए लिया उस पर्पस से यूज़ ना करते हुए किसी और पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो अपने को बताना है। ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में बताएगा कि कितना अमाउंट का लोन था और क्या पर्पस के लिए लिया था और किस पर्पस से ये लोग यूज़ कर रहे हैं, वो अपने को रिपोर्ट करना है। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या है, अगर फंड रेज किया गया फॉर शॉर्ट टर्म पर्पस और यूटिलाइज करते हैं लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, तो अमाउंट बताओ
और नेचर बताओ, ठीक है। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया था भैया, 1 साल के लिए लिया था, वर्किंग कैपिटल लोन लिया हुआ था, लेकिन तुम अपनी बिल्डिंग बना रहे हो, ठीक है, तो वो अपने को बताना है कि भैया लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए लिया था तो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर रहे हैं। और दूसरा पॉइंट भी यहीं से अपन उठा लेना कि अगर कंपनी ने लॉन्ग टर्म लोन हाँ, कंपनी ने लॉन्ग टर्म लोन ले रखा हुआ था लेकिन वो शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है, तो अमाउंट बताओ और नेचर बताओ, ठीक है। वो पॉइंट भी आप इसमें डाल सकते हो। यहाँ दे रखा हुआ है क्या? नहीं, इधर नहीं दे रखा, लेकिन आप डाल सकते हो। फिर क्या बताना है? ई वाला पॉइंट, वेदर द कंपनी इज टेकन एनी फंड, किसी एंटिटी से फंड लिया है पैसा और किसी पर्सन से लिया है टू मीट द ऑब्लिगेशन ऑफ सब्सिडरी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर। क्या हुआ किसी किसी व्यक्ति से या फिर किसी भी एंटिटी से क्या हुआ, कंपनी ने फंड लिया लेकिन वो अपनी सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट के लिए देते जा रहे हैं, उसके फंड का उसके लिए यूटिलाइज कराया जा रहा है कि उसको कुछ रिक्वायरमेंट है तो उसका यूटिलाइजेशन के लिए कर रहे हैं, ऐसा कुछ है तो प्लीज ऑडिटर बताना, ठीक है। ये पॉइंट लिखना। लास्ट वाला क्या दे रखा हुआ है? वेदर द कंपनी रेज लोन, कंपनी ने लोन लिया हुआ है वाई प्लेजिंग द सिक्योरिटीज ऑफ सब्सिडियरी, जॉइंट वेंचर और एसोसिएट। क्या बोला गया? जॉइंट वेंचर है, सब्सिडियरी है या फिर हमारी कोई भी एसोसिएट कंपनी, उसके एसेट्स वगैरह को रख के या फिर प्लेज है कि कुछ भी सिक्योरिटी रख के उसके उसके ब्याह पे अपन ने लोन लिया, मतलब उसके एसेट्स उठा के बैंक को दे दिए और बैंक से हमने लोन वगैरह ले लिया है, ऐसा कुछ किया हुआ है तो प्लीज ऑडिटर रिपोर्ट कर देना, ठीक है। इतने 5-6 पॉइंट है। 5 पॉइंट तो इसमें से याद ही रखो कि भैया पहला क्या था, डिफॉल्ट किया गया, पेमेंट नहीं कर रहे हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था? विलफुल डिफॉल्टर हो गए, तो 2 डिफॉल्टर से रिलेटेड हो गया। तीसरा अपन ने क्या किया था कि जिस पर्पस के लिए लिया गया लोन उस पर्पस के लिए अपन यूज नहीं कर रहे हैं। चौथा वाला क्या किया गया? शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए लिया था लेकिन अपन यूज कर रहे हैं लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। पांचवा वाला क्या किया था भैया? फंड लिया लेकिन हम यूटिलाइज कर रहे हैं हमारी सब्सिडरी के लिए। छठवां वाला क्या था? हमने सब्सिडरी का सिक्योरिटी वगैरह प्लेज कर दी, मतलब रख दी और उसके अगेंस्ट में हमने खुद के लिए लोन ले लिया, ऐसा कुछ है तो प्लीज ऑडिटर बता देना। फिर 10th, ये तो बहुत आसान था, कोई दिक्कत नहीं, अब अपने को याद नहीं करना, बस रीड करते हुए आगे बढ़ो, ठीक है। 10th वाला पॉइंट क्या था? यूटिलाइजेशन ऑफ आईपीओ और फर्दर पब्लिक ऑफर। सर फर्दर पब्लिक ऑफर क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर मतलब पहली बार अगर कंपनी लिस्ट होती है एनएससी बीएससी पर, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है, मतलब पहली बार कंपनी जनता से पैसा उठाती है, उसको कहते हैं आईपीओ। आईपीओ का मतलब तुमने नाम भी सुना होगा, ट्रेंड में ये सब चीज़ें चलती हैं अभी, ठीक है। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, पहली बार आ रही है कंपनी। अब दूसरी बार अगर पैसा उठा रही है तो उसको बोलेंगे फर्दर पब्लिक ऑफर, ठीक है। पहली बार पैसा उठाया तो आईपीओ बोलते हैं, उसके बाद अगर उसको फिर से अपने को पैसे की रिक्वायरमेंट है, जनता से उठा रही तो उसको बोलते हैं फर्दर पब्लिक ऑफर, ठीक है। अगर कुछ भी पैसा जनता से उठाया हुआ है कंपनी ने तो अपने को रिपोर्टिंग क्या करनी है? वेदर मनी रेज्ड बाय वे ऑफ आईपीओ के थ्रू या फिर एफपीओ के थ्रू, कुछ भी अमाउंट उठाया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर वे आर अप्लाइड फॉर द पर्पस फॉर विच दे हैव बीन रेज्ड, जिस पर्पस के लिए उठाया था। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने बताया कि हम ये बिजनेस करने वाले हैं, ये वाला बिजनेस करने वाले हैं तो हमको पैसा चाहिए। अब जिस पर्पस से पैसा उठाया, अगर उन्होंने उस पर्पस के लिए पैसा नहीं लगाया तो ऑडिटर क्या करेगा? नहीं बताते तो डिटेल्स दे देना अपनी रिपोर्ट में, ठीक है। टेंथ वाला पॉइंट याद नहीं करना, बस रीड करो, कभी आया तो तुम ऑटोमेटिकली समझना कि भैया आईपीओ एफपीओ से पैसा उठाया, अदर देन पर्पस, जिस पर्पस से उठाया तो उस पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहे हैं तो अपने को क्या करना है? ऑडिटर अमाउंट बता दो या फिर रिपोर्ट कर दो, ठीक है। फिर 11th वाले पॉइंट में क्या बोला गया? रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड, ठीक है। अब सर मैंने रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड मैंने तुमको कहाँ पढ़ाया था सर? सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 में भी पढ़ाया हुआ था कि 1 करोड़ या उससे ऊपर का कुछ फ्रॉड होता है, ऑडिटर आपको अपनी ऑडिट की रिपोर्ट में लिखना है। वहां पे भी बोला था, कारो रिपोर्टिंग में भी बोला गया है कि अगर फ्रॉड हुआ, कहाँ होता है? कंपनी में होता है, और कोई भी फ्रॉड क्या क्या बोलेगा? ऑन फ्रॉड ऑन कंपनी, हाँ, कंपनी के फ्रॉड बाय दी कंपनी, अगर कंपनी में कुछ भी फ्रॉड किया गया या फिर फ्रॉड ऑन द कंपनी, कंपनी के अंदर फ्रॉड हुआ गया और तुमने पकड़ लिया कि भैया इन्होंने फ्रॉड किया हुआ है, ऐसा कुछ है, इफ देन नेचर एंड अमाउंट इन्वॉल्व ये बता दो। मतलब इसमें लिमिट वगैरह नहीं दे रखी हुई है कि अपने को टोटल बताना है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है सर? देखो, कंपनी सेक्टर ने क्या बोल दिया अपने से 2013 ने, 1 करोड़ हो या फिर 1 करोड़ से ऊपर हो तो तुमको क्या करना है सर? सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना है। उससे नीचे हुआ तो क्या करना है सर? सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं बताना है। मतलब सेक्शन 143 सब सेक्शन 12 में तो रिपोर्ट में तो लिखना ही था, ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में लिखता है, ठीक है। यहाँ पे भी बोला गया कि भैया कुछ भी फ्रॉड हो, इसमें लिमिट नहीं दे रखी हुई है, कारों में कोई लिमिट नहीं दे रखी हुई है, अगर कुछ भी फ्रॉड होता है ऑन द कंपनी और बाय दी कंपनी, कंपनी के ऊपर होता है फिर कंपनी खुद करती है, तो भैया नेचर बताओ किस टाइप का फ्रॉड है और अमाउंट बताओ, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर 12th वाले पॉइंट एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा किसी काम का नहीं। बोला गया जो निधि कंपनियां होती हैं, निधि कंपनी ने अगर जो नेट ओन फंड है, नेट ओन फंड टू डिपॉजिट, इसका क्या रेशियो, एक मिनट रुको, 1:20 का रेशियो उसको मेंटेन करना था। अगर नहीं किया हुआ है तो तुमको रिपोर्ट करना है ये। एक सेकंड रुको, मिट नहीं रहा है, एक सेकंड, एक सेकंड।
चलो वो दिख नहीं रहा है अपने को, बाकी चलो चलो आ गया आ गया आ गया आ गया। सर इन्होंने क्या बोला गया, निधि कंपनी, सर निधि कंपनी है उसको क्या करना होता है, नेट ओन्ड फंड, खुद का फंड टू डिपॉजिट 1:20 का रेशियो रखना होता है। 1:20 का रेशियो मेंटेन किया कि नहीं किया गया, ये निधि कंपनी का याद रखना। 1:20 का रेशियो मेंटेन करना होता है निधि कंपनी को, किस चीज़ का, नेट ओन्ड फंड टू डिपॉजिट, नेट ओन्ड फंड टू डिपॉजिट ये मेंटेन करना होता है। तो इन्होंने मेंटेन किया कि नहीं किया गया, ये बताएगा, कौन बताएगा सर, ऑडिटर बताएगा, ठीक है। नहीं किया होगा तो अपनी रिपोर्ट में देगा, ठीक है। और फिर दूसरा पॉइंट क्या है, ये सिर्फ एमसीक्यू के लिए, वेदर द निधि कंपनी इज मेंटेनिंग 10% अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट। अब इतना याद रखो, बहुत ज़्यादा डेप्थ में लेके नहीं जा रहा हूँ सर, क्योंकि अपना सिलेबस का बस इतना ही सा पार्ट है, निधि कंपनी का अपने सिलेबस में नहीं है, सीए फाइनल में इसका चैप्टर था निधि कंपनी करके, ठीक है। तो अपना इतना है नहीं भाई, ठीक है। निधि कंपनी ने 10% अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट रखा है कि नहीं रखा है, वो अपने को देखना है। सर क्या देखना है सर, सर क्या देखना है, पहली चीज़ 1:20 का रेशियो मेंटेन किया है कि नहीं, किस चीज़ का 1:20, नेट ओन फंड टू डिपॉजिट, नेट ओन फंड टू डिपॉजिट, ठीक है। नेट ओन फंड टू डिपॉजिट 1:20 का रेशियो मेंटेन किया है कि नहीं, इतना ध्यान रखो, ज़्यादा डेप्थ में मैं लेके नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। फिर 10% अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट रखा है कि नहीं रखा, वो बस याद रखो, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट क्या बोलते हैं सर, लास्ट वाला पॉइंट है निधि कंपनी का, वेदर देयर हैज़ बीन एनी डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और डिपॉजिट्स ऑफ रीपेमेंट फॉर एनी पीरियड, इफ सो दैन डिटेल देयर ऑफ। वही बोला गया कि भैया तुमने कुछ डिफॉल्ट किया गया पेमेंट करने में, किस चीज़ का, इंटरेस्ट का पेमेंट करने में, या फिर जो तुमने सामने वाले से डिपॉजिट लिया था उसका तुमने रिपे करने में कुछ भी डिफॉल्ट करते हो, तुम्हारी कौन सी कंपनी, निधि कंपनी, तो तुम भैया ऑडिटर क्या करेगा, डिटेल्स दे देना अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, ठीक है। बस इतना सा एमसीक्यू के लिए रखना था। फिर है भाई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, बहुत आसान है, बोला गया सेक्शन 188 में जाके देख लो, सेक्शन 177 एंड 188 जाके चेक कर लो, यहाँ पे हमारा माथा फोड़ी मत करो, ठीक है। फिर 14 वाले पॉइंट में क्या बोला गया, वेदर द कंपनी हैज इंटरनल ऑडिट सिस्टम कमेंसुरेट विद द साइज एंड नेचर ऑफ ए बिजनेस, क्या कंपनी के पास इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है क्या, तो अपने को ऑडिट रिपोर्ट में लिखना हाँ जी है, ठीक है। वेदर द रिपोर्ट ऑफ इंटरनल ऑडिटर फॉर अ पीरियड अंडर ऑडिट वेयर कंसीडर्ड बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, 2 पॉइंट अपने को चेक करना है, क्या सर चेक करना है, क्या क्या कंपनी के पास इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है कि नहीं है। सर ये सीक्वेंस याद कैसे करेंगे, मैं याद करा दूंगा, तो उसकी टेंशन मत लो कि पहले में क्या था, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, मतलब पहला क्या बोल रहा है नॉन करंट एसेट, दूसरा क्या बोल रहा है इन्वेंट्री, ठीक है, ये सब मैं याद करा दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। तो सर ये 14 वाला पॉइंट बोलता है इंटरनल ऑडिट के लिए, क्या कंपनी के पास इंटरनल ऑडिट सिस्टम है, क्या कंपनी के पास इंटरनल ऑडिट सिस्टम है या नहीं है। फिर दूसरी चीज़ है, जो इंटरनल ऑडिटर की जो रिपोर्ट है, क्या वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर देख रहा है कि नहीं देख रहा है, इतना सा याद भी नहीं रखना, बस रीड करके छोड़ दो। फिर है नॉन नॉन कैश ट्रांजेक्शन, बस मैं आपको रीड करा रहा हूँ, नहीं तुम बोलोगे सर ने छुड़वा दिया, ठीक है। बस रीड जरूर कर लो प्लीज़, एक बार जरूर रीड करो, ठीक है। नॉन कैश ट्रांजेक्शन के बारे में बात किया गया, क्या कंपनी ने एंटर्ड इनटू नॉन कैश ट्रांजेक्शन विद द डायरेक्टर और पर्सन, क्या लिखा हुआ है इसमें, एक मिनट, हाँ, कंसर्न विद हिम, ठीक है। क्या बोला गया कि क्या कंपनी ने नॉन कैश ट्रांजेक्शन में आया है कि नहीं आया। सर नॉन कैश ट्रांजेक्शन का मतलब क्या, सब कुछ भी चीज़, गाड़ी वगैरह दे दी, ठीक है, जैसे हमारा जो क्या बोलते हैं डायरेक्टर है, डायरेक्टर ने सैलरी के बदले में क्या गाड़ी वगैरह ले ली, या फिर कोई और नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, कैश के अलावा कुछ भी चीज़ कंपनी ने दे दी। सर किसी बंदे ने सर्विस दी थी, ठीक है, डायरेक्टर है, डायरेक्टर से रिलेटेड पर्सन है, उसने कुछ सर्विस दी थी तो कंपनी ने फर्नीचर उठा के दे दिया, ऐसा कुछ ट्रांजेक्शन किया गया है क्या कंपनी के द्वारा, हाँ, तो भैया रिपोर्ट करेगा ऑडिटर। फिर उसके बाद क्या बोला गया, अगर ऐसा है तो सेक्शन 192 के हिसाब से देख लो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, रीड करके छोड़ो। फिर है रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी, नेचर ऑफ कंपनी, ठीक है। अगर देखो, अगर कोई भी कंपनी, क्या बोला का, रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 45 आई है, ये सर क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर कोई भी कंपनी, बैंक जो होते हैं ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर, वो रहते हैं, क्या रहते हैं सर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है 1934, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ना इंडिया का, उसके अंदर एक्ट बनाया गया सर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। उसके अंदर क्या होता है, जो बैंकिंग कंपनीज होती है उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो अपन अगर कोई बैंकिंग कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं तो अपने को बताना है कि इन्होंने उसमें रजिस्ट्रेशन लिया कि नहीं लिया, बस इतना सा याद रखो, याद भी क्या रखना है, रख लो, ठीक है। फिर कैश लॉस है, अगर कुछ भी कैश लॉस हो गया, क्या कंपनी के पास कुछ भी कैश लॉस हो गया कोई भी फाइनेंशियल ईयर में, एंड इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अमाउंट बताना है। कैश लॉस का मतलब है भाई, कैशियर फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए की सेल हुई थी, तो 20 लाख हमारा कैशियर उठा के चोरी करके भाग गया, या फिर हम जब गिन रहे थे नोट तो भाई 90 लाख रुपए निकले, 10 लाख का पता नहीं कौन ले गया, कहाँ गया, चोरी हो गई, क्या हुआ, कुछ भी नहीं पता, ऐसा कुछ अमाउंट है तो भैया ऑडिटर प्लीज स्पेसिफाई करना कितना अमाउंट है, ठीक है। फिर हमारा 18 पॉइंट है, resignation of statutory auditor, where there is any resignation of statutory auditor during the year, if so
whether the auditor has taken into consideration the issue, objective and concern raised by the outgoing partner। क्या बोला गया, जैसे कोई ऑडिटर है भैया रिजाइन करके चला गया, अब मैं नया ऑडिटर आया हूँ, तो मैं जब रिपोर्ट बनाऊंगा लिखना पड़ेगा कि रिजाइन किया था, और उसके बाद ऑर्डर, जो मैं ऑडिटर हूँ, मैं नया ऑडिटर आया हूँ, मुझे देखना पड़ेगा कि वो भागा क्यों, उसने रिजाइन क्यों किया, उसका इशू क्या था, कि भाई उसको सैलरी नहीं दे रहे थे, या फिर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहा था कि भैया रिपोर्ट इस तरीके से बना है, फिर कुछ फ्रॉड होगा। तो अगर कुछ भी होता है, जो भी ऑब्जेक्टिव, जो भी इशू, वो गया क्यों है छोड़ के, कुछ ना कुछ बड़ा रीजन होगा, इसलिए ऑडिटर रिजाइन करता है। भाई उसको तो देखो, मैं हूँ अगर ऑडिटर किसी कंपनी का, तो मुझे तो पैसा मिलेगा ना यार, काम करूंगा तो पैसा मिलेगा, अगर मैं छोड़ के जा रहा हूँ कुछ ना कुछ वजह होगा। तो उन्होंने वही बोला कि भैया कुछ भी है तो ऑडिटर प्लीज तुम रिपोर्ट करना अपनी रिपोर्ट में कि तो पुराना ऑडिटर भागा है, वो भागा क्यों। ठीक है, फिर आता है हमारा क्या 19 पॉइंट है, एग्जिस्टेंस ऑफ मटेरियल अनसर्टिनिटी एज टू कंपनी लाइबिलिटी टू, कंपनी की लाइबिलिटी टू मीट इट्स लाइबिलिटी। क्या बोला गया, कुछ मटेरियल अनसर्टिनिटी आ रही है क्या, रीड मत करो, बस मैं पढ़ा दे रहा हूँ तुमको। कुछ मटेरियल अनसर्टिनिटी आ रही है क्या सर, मटेरियल अनसर्टिनिटी मतलब अगर मान के चलो कंपनी ने 10 करोड़ का लोन ले रखा हुआ था, ठीक है, कंपनी सोच रही थी इस साल हमारी सेल वगैरह हो जाएगी, हमारी कंपनी अच्छी चल रही, ले लो लोन। लेकिन इस साल क्या हुआ भैया, कोरोना आ गया, ठीक है, अपन मान के चल रहे हैं कोरोना आया इस साल, ठीक है, तो कोरोना आ गया तो हमारी कंपनी क्या है, अब लाइबिलिटी पे नहीं कर पा रही है, ठीक है, या फिर हमारी लेबर का पैसा देना है, कंपनी नहीं पे कर रही है, तो एज एज सच कुछ मटेरियल अनसर्टिनिटी आ रही है, तो प्लीज ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में लिखना कि ये मटेरियल अनसर्टिनिटी आ चुकी है। ठीक है, अब उसके बाद का 20 वाला पॉइंट है, बोलता है अनस्पेंड सीएसआर एक्सपेंडिचर अमाउंट। सर सीएसआर एक्सपेंडिचर मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या होता है, जो कंपनीज होती है एक लिमिट दे रखी हुई है, आपके में नहीं है शायद सीएसआर की वो लिमिट, एक लिमिट होती है कि आपका टर्नओवर या फिर आपकी जो, मैं भूल गया हूँ अभी वो अमाउंट, क्योंकि अभी पढ़ा नहीं है मैंने, आपके सिलेबस का पार्ट भी नहीं है वो, शायद 5 करोड़ ऐसा कुछ है, नेट प्रॉफिट है शायद, ऐसा कुछ मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली, इसलिए मैं आपको बता भी नहीं रहा हूँ। कुछ लिमिट होती है कि भैया आपका इतने इतने लास्ट ईयर का प्रॉफिट इतना था, या फिर आपकी पेड ऑफ शेयर कैपिटल इतनी होना चाहिए, ठीक है, आपका टर्नओवर इतना होना चाहिए, अगर ये आप मीट करते हैं तो आपको क्या करना है, आपको 2% ऑफ प्रॉफिट, 1% ऑफ प्रॉफिट, जितना भी था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, बस एग्जाम्पल के रूप में दे रहा हूँ, शायद 1% ऑफ नेट प्रॉफिट था, जितना भी था वो आपको क्या भलाई के लिए लगाना है, जनता की भलाई के लिए लगाना है। ठीक है, मतलब शेड्यूल 7 में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें दे रखी हूँ कि जहाँ पे आप पैसा लगा सकते हो, खर्च करोगे अपना प्रॉफिट का हिस्सा थोड़ा सा उठा के वहाँ पे खर्च करना जनता की भलाई के लिए। तो जैसे अनाथ आश्रम में पैसा देना, ठीक है, गवर्नमेंट के कुछ भी एजुकेशन वगैरह कुछ भी करना, कि भाई कुछ भी ऐसा सच तुमने काम किया हुआ है, ठीक है, तो बोला गया शेड्यूल 7 में लिखा गया है कि भैया शेड्यूल जो सीएसआर का एक्सपेंडिचर है, शेड्यूल 7 में बहुत बड़ी लिस्ट दे रखी हुई है, आप यहाँ पे पैसा डाल दो, मतलब आप यहाँ पे एक्सपेंडिचर करो, ठीक है। तो बोला गया वेदर दी कंपनी ट्रांसफर्ड अनस्पेंड अमाउंट, दो तीन तरीके की चीज़ होती है कि भाई इस बार फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बहुत मोटा पैसा आया होता, बहुत सारा पैसा कमाया होता, अब उसका 2% होता है कितना, 10 करोड़ रुपए, अब मैं इस साल में खर्च ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो अब क्या बोला गया कि तुम खर्च नहीं कर पा रहे हो, तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि वो जो पैसा है एक दूसरे अकाउंट में जाकर ट्रांसफर कर दो। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या कहना चाह रही है, भैया अनस्पेंड अगर कुछ अमाउंट है, तुम क्या करो, शेड्यूल 7 के हिसाब से वहां पे लिखा हुआ कि आप यहाँ पे पैसा जमा करा तो अगली बार आप खर्च कर देना, तो बोला गया शेड्यूल 7 के हिसाब से जो दे रखा हुआ है वहां पे आप अनस्पेंड जो अमाउंट है वहां पे आप डाल दो, एक चीज। दूसरी चीज ये होती है, फॉर एग्जाम्पल 10 करोड़ रुपए, अब अपन सोच रहे बढ़िया मस्त ट्रस्ट बनवाएंगे या फिर हॉस्पिटल बनवाएंगे गरीबों की सेवा के लिए। अब हॉस्पिटल 6 महीने, 8 महीने, 1 साल में बनेगा नहीं, 5 साल में बनेगा, तो उन्होंने क्या बोला कि जो अनस्पेंड अमाउंट है, फॉर एग्जाम्पल 10 करोड़ में हॉस्पिटल बनना है, तो अभी इस साल कितना खर्च हुआ, सिर्फ 50 लाख ही हो पाया भैया, बिल्डिंग छोटी सी बिल्डिंग खड़ी हो पाई अभी, तो जो बाकी का पैसा है शेड्यूल 7 के हिसाब से आप बैंक अकाउंट में डाल दो, जब मतलब जैसे धीरे धीरे बनता जाएगा वहां से पैसा निकलता जाएगा। गवर्नमेंट चाहती है कि भैया दूसरे बैंक अकाउंट में सेफ पैसा रखा है जिससे ये लोग खर्च कर सकें, ठीक है। तो उन्होंने वही चीज़ बोला कि भैया शेड्यूल 7 के हिसाब से आपको पैसा डालना था अनस्पेंड अमाउंट, तो तुमने डाला कि नहीं, विद इन पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जाता, 31 मार्च के बाद मतलब 30 सितंबर होगा हमारा 6 महीने, यहाँ तक आपको शेड्यूल 7 के हिसाब से उस अमाउंट में पैसा, उस अकाउंट में पैसा डाल देना, नहीं डाला तो तुम रिपोर्ट करो ऑडिटर, रिपोर्ट मतलब अपनी रिपोर्ट में डाल दो, ठीक है। फिर बोला गया ये आने के चांसेस सिर्फ 6 मंथ, ये पीरियड याद रखो कि 6 मंथ, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 मंथ के अंदर अंदर कंपनी को सीएसआर का एक्सपेंडिचर, शेड्यूल 7 याद रखना, शेड्यूल 7 भी एमसीक्यू के लिए रखना, शेड्यूल 7 के हिसाब से इनको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना था, ठीक है, बस इतना याद रखो। फिर है पॉइंट नंबर 21, क्या बोला गया कि भैया क्वालिफिकेशन एडवर्क रिमार्क, किसी भी चीज़ पे कुछ क्वालिफिकेशन या फिर एडवर्क बोल गया मैं, सॉरी एडवर्स अगर कुछ रिमार्क देता है इन द कारो रिपोर्ट में, रिपोर्ट ऑफ द कंपनी इंक्लूडेड इन द सीएफएस। चलो ये क्या बोला गया मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताया था, मैंने स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताया था, तो मैं एक बार आपको और अच्छे से समझा देता हूँ। क्या बोला गया देखो, एक होती क्या भैया
स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, SFS बोलते हैं, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं रिलायंस की बात करता हूँ। रिलायंस की ये कंपनी है, ये अपने खुद के बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएगा। फिर इसने क्या किया कि भैया 5-6 सब्सिडरी और हैं, मैं 4 सब्सिडरी ले रहा हूँ, 4 सब्सिडरी हैं, तो इन सब्सिडरी को भी क्या टेक ओवर किया, मतलब इनको क्या अपना सब्सिडरी बनाया। सब्सिडरी का मतलब है 50% से ज़्यादा पैसा इन कंपनीज में लगा दिया तो ये अपनी क्या बन जाएंगी, सब्सिडरी बन जाएगी। तो इसके भी बैलेंस शीट P&L होगा, ठीक है। ये SFS खुद के बनाएगा, मतलब सेपरेट खुद के बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएगा। फिर ये जो इनकी जो सब्सिडरी वगैरह है, इनको भी क्लब करके इकट्ठा करके एक बैलेंस शीट बनाएगा, जिसको बोलते हैं CFS मतलब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, ये बनाएगा। तो जो 21st वाला जो पॉइंट है वो क्या बोल रहा है, अगर SFS में कुछ क्वालिफिकेशन दिया, रिमार्क दिया, अगर मैंने क्या किया, रिलायंस की एक बैलेंस शीट थी, रिलायंस की जो इंडिविजुअल जो उसके जो बैलेंस शीट P&L थे, उसकी जो रिपोर्ट निकाली होगी, मतलब ऑडिटर ने ऑडिट किया होगा, इनका भी ऑडिट होगा, ठीक है, इनका भी अलग से सेपरेट ऑडिट होगा, ठीक है, इसका भी सबका अलग अलग सेपरेट ऑडिट होने वाला है, ठीक है, हर एक कंपनी का होने वाला है। तो इसकी जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, अगर इसमें कुछ क्वालिफिकेशन, कुछ भी रिमार्क वगैरह डाला, ये जो अपन 21 पॉइंट पढ़े, फॉर एग्जांपल लोन का पेमेंट नहीं कर रही तो अपन लोन के रिगार्डिंग डालेंगे, या फिर कुछ भी गड़बड़ देता है, क्या दे रहा है भैया, एडवर्स ओपिनियन डाला, वो ओपिनियन वगैरह मैं नीचे पढ़ाऊंगा, ठीक है, मॉडिफिकेशन वगैरह कुछ भी चीज़ डाली हुई है इसमें, तो कारों का पॉइंट बोलते हैं, तो कारों का पॉइंट ये बोलता है कि CFS में भी डाल देना। अगर SFS में तुमने यहाँ पे कुछ भी रिपोर्टिंग डाली हुई है, क्वालिफिकेशन, एडवर्स रिमार्क, कुछ भी ऑडिटर ने दिया हुआ है कारों से रिलेटेड, तो प्लीज़, कारों से रिलेटेड नहीं, पूरी बैलेंस शीट से रिलेटेड, सर वो क्या हो सकता है, मैं बताता हूँ, देखो ये कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं, ये अपन यहाँ पे पढ़ेंगे ऐसे 705 में। सर क्या बोला गया ऐसे 705 में, ये देखो अभी मैं ऊपर ऊपर से बताता हूँ कि भैया ऑडिटर ने एडवर्स ओपिनियन दिया है, क्वालिफाइड ओपिनियन दिया, डिस्क्लेमर दिया है, या फिर क्वालिफाइड ओपिनियन दिया, ठीक है। अगर ये सब कुछ ये सब समझाऊंगा, टेंशन मत लो। इन सब में से कुछ भी दिया, किस में दिया सर, SFS में दिया है, तो ऑडिटर को बोला गया कि भैया तुम CFS में भी लिख देना, CFS में लिख देना कि भैया जो रिलायंस की जो SFS है, सब जो क्या बोलते हैं स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसमें क्वालिफिकेशन है, उसमें रिमार्क है, ठीक है, वो चीज़ बोला गया है कि भैया जो सेपरेट में दे रखा हुआ है, तो तुम जब CFS बनाओगे तो उसमें भी लिख देना, एक पॉइंट डाल देना कि जो SFS तो बनाई थी ना, जिस भी ऑडिटर ने बनाया उसमें क्वालिफिकेशन डाला हुआ है, रिमार्क वगैरह डाला हुआ है, ठीक है। वो 21st पॉइंट वो बात करता है, बाकी किसी काम का नहीं है। ऐसा कुछ अगर है तो देख, ये लिखा हुआ है, इफ़ यस इंडिकेट द डिटेल्स ऑफ द कंपनी एंड द पैराग्राफ, किस कंपनी में डाला हुआ है, भैया बहुत सारी सब्सिडरी होंगी, जिस सब्सिडरी में डाला है तो उस कंपनी का नाम लिखो, पैराग्राफ नंबर लिखो कारों की, भैया कौन से पैराग्राफ में डाला हुआ है, भैया इन सब ये जो पॉइंट है ना, ये वाले कि भैया CSR का एक्सपेंडिचर नहीं किया, तो इसके रिगार्डिंग में कुछ उसने क्वालिफिकेशन डाल दिया, कुछ रिमार्क डाल दिया, सॉरी कुछ रिमार्क वगैरह डाल दिया, तो ऐसा कुछ डाला है तो वो बता दो, ठीक है। और ये जो नीचे वाले भी जो पॉइंट डाले हैं तो वो भी बता दो, ठीक है। इस चीज़ पे है, बाकी किसी काम का नहीं है ये, ठीक है। CFS में अपने को बताना, ठीक है सर। सर मैंने कारों के सारे पॉइंट्स करा दिए, सर कारों के मैंने सारे पॉइंट्स करा दिए, ठीक है सर। अब ये जो कारों के इतने सारे पॉइंट्स, इनको याद कैसे करना है, देखो ये आँख बंद करके याद करना है अपने को, मैं बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे 1 मिनट रुको, मैंने यहाँ क्या निमोनिक बनाए हुए, मैं लेके आता हूँ निमोनिक आपके सामने। चलिए मैं लेके आया, आपका टाइम वेस्ट करने से मैंने आपको बचा दिया। सर हमको 21 के 21 पॉइंट याद रखना है, सर किस तरीके से रखेंगे, देखो अपने से क्या MCQ वगैरह में पूछ सकते हो, इसलिए मैं आपको 21 के 21 पॉइंट याद करा रहा हूँ। एक बात ध्यान रखना, तुम अपना दिमाग मत यूज़ करना यहाँ पे। देखो मैं जितने भी लेक्चर्स ले रहा हूँ, सारे पास अटेम्प्ट का पेपर वेपर सब कुछ एनालिसिस करके, ठीक है, मैंने खुद भी इंटर में पढ़ा, CA फाइनल में पढ़ा, भले CA पढ़ा, लेकिन सब चीज़ों को एनालिसिस करके चीज़ें लेके आ रहा हूँ, ठीक है। अब तुम इसमें छोड़ना मत, जो जो पढ़ा रहा हूँ वो सारी चीज़ें पढ़ते जाना, इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें कवर्ड करा रहा हूँ मैं। ऐसा मत करना कि सर जो मैंने पढ़ाया उस कंटेंट में से भी तुम चीज़ें छोड़ के जा रहे हो, ऐसा प्लीज़ बिल्कुल मत करना। जो पढ़ा रहा हूँ शांति से पढ़ो, आराम से पढ़ो, ठीक है। ओके, और आवाज़ शायद तुमको कम लग रही होगी, 1 मिनट रुको मेरे को चेक करने दो, आवाज़ ठीक है क्या, आवाज़ शायद तुमको लग रही होगी कम। चलो ठीक है, अब आवाज़ तुमको थोड़ी सी बढ़ गई होगी, चलो ठीक है ठीक है, हेलो हेलो हेलो, ओके, माइक चेक माइक चेक माइक चेक। चलो फटाफट से वीडियो को लाइक और कर देना, आज कहना भूल गया मैं, सारी वीडियो में बोलता हूँ, आज कहना भूल गया, फटाफट से लाइक करो, फटाफट जल्दी से लाइक, LIKE, फटाफट नीचे लाइक दिख रहा है। और हाँ, सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैंने जो स्टैटिस्टिक देखा, एनालिस्ट क्या बोलते हैं, मैं भूल गया क्या बोलते हैं उसको,
एनालिटिक्स देखा उसका, हाँ उसमें मेरे को दिखा था 54% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, मतलब 46% लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, मतलब 54% लोगों ने किया नहीं है जो कि वीडियोस चेक वॉच करते हैं। तो जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब करो, तुम्हारा पैसा नहीं लगता है, ठीक है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो क्लॉज अपने को याद इसलिए करना है, एमसीक्यू वगैरह में आ सकता है, इसलिए मेरे को सीक्वेंस याद कराना पड़ेगा कि पहले क्लॉज में क्या था, सेकेंड क्लॉज में क्या था, थर्ड क्लॉज में क्या था, फोर्थ क्लॉज में क्या था। लिखना कैसे, CLAUSE, वो पूछेगा क्लॉज नंबर बताओ, क्लॉज के आगे 3 लिख देना, फिर रोमन नंबर याद कर लेना जिसको याद ना हो। तो ये क्लॉज 3 1 हो गया, फिर क्लॉज क्लॉज 3 ये 2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्लॉज 3 ये 3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तुमको लिखना है। तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो मैं तुमको ये याद करा देता हूँ, थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ जिससे तुमको विजिबल अच्छे से होंगी, ठीक है। तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, तो एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो पहले इनका, ठीक है। ये तुम्हें रुको 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 रुको। लो अब फटाफट इस चीज़ का मैं अपने आप को भी हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब आप यहाँ से क्या स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, जल्दी से यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे आपको क्या होगा सर लिखने में आसानी रहेगी। या फिर मेरे को व्हाट्सएप कर देना, अगर ये मैं निकाल पाऊंगा एक्सट्रैक्ट कर पाऊंगा तो मैं आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो सर पहला वाला पॉइंट क्या बोलता है, देखो मेरे को पहले किस तरीके से याद करना है मैं आपको बताता हूँ। मैं फिल कंपनी का पीसीएस हूँ, ऐसे करके आपके कितने पॉइंट्स याद हो जाएंगे, 7 पॉइंट याद हो जाएंगे। मैं फिल कंपनी का पीसीएस हूँ, ये देखो मैं फिल कंपनी का पीसीएस हूँ, पहला निमोनिक, सॉरी सॉरी क्या हो गया ये, एक मिनट एक मिनट। हाँ ठीक है, अब देखो तुम चेक करो, ठीक है। मैं फिल कंपनी का पीसीएस हूँ, FILL। पहला वाला पॉइंट क्या बोलेगा, एफ एफ से बोलते हैं फिक्स एसिड। फिक्स एसिड क्या होता है, फिक्स एसिड क्या, पीपी। फिक्स एसिड क्या है सर, पीपी। पहला पॉइंट क्या होगा, फिक्स एसिड। एफ एफ मतलब क्या, पीपी, याद रखना नॉन करंट एसिड। फिक्स एसिड क्या होता है, नॉन करंट एसिड, इतना याद रखना। तो क्या याद रखना है, नॉन करंट एसिड, याद क्या रखना है, नॉन करंट एसिड। निमोनिक बता रहा हूँ एफ, फिर आई। मैं फिल कंपनी का पीसीएस हूँ, ये ऊपर लिख रहा है मैं फिल कंपनी का पीसीएस हूँ, ये हमारा क्या है, निमोनिक है। तो निमोनिक में FILL फिल ये उठाना है और यहाँ से पीसीएस उठाना है, दो चीज़ें उठाना है। तो सबसे पहला क्या है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे सर एफ। एफ से क्या आएगा हमारा, फिक्स एसिड से सर। फिक्स एसिड्स कौन से होते हैं, नॉन करंट एसिड, एड एफ। फिर आई, आई से मेरा क्या होगा सर, इन्वेंट्री। क्लॉज नंबर 2 क्या बोलता है, इन्वेंट्री के बारे में बात करता है। फिर एल, फिर एल, ठीक है। थर्ड पॉइंट एल, फोर्थ पॉइंट एल। एल मतलब LIGS, मैंने आपको बताया था, इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी लोन, ठीक है। LIGS, एस से सिक्योरिटीज, ठीक है। फिर फोर्थ वाले पॉइंट में भी क्या था सर, LIGS, मैं आपको वहां पे भी दिखा दूंगा, ठीक है। फोर्थ वाले पॉइंट में भी LIGS था सर। फिफ्थ में पी से पब्लिक डिपॉजिट, पी से पब्लिक डिपॉजिट। फिर सी, सी से हमारा होगा कॉस्ट रिकॉर्ड, कॉस्ट रिकॉर्ड। सिक्स वाला पॉइंट कॉस्ट रिकॉर्ड। फिर सेवेंथ वाला पॉइंट क्या है, स्टैट्यूटरी ड्यूज, PCS, ठीक है। क्या है सर, PCS, 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 फिल और PCS, फिल PCS, फिल PCS, ये 7 पॉइंट तुम्हारे याद होगा। यहाँ तक की एक कहानी खत्म करो। लिखने का तरीका बता दिया मैंने, क्लॉज 3, ठीक है, का 1, क्लॉज 3 का 2, 3 4 5 6, इस तरीके से आएगा। 3 सबके आगे जरूर लगा देना, ठीक है। मैं फिल कंपनी का PCS हूँ, 7 पॉइंट मैंने याद करा दिए सर, 7 पॉइंट मैंने याद करा दिए, ठीक है। फिर 8th वाला जो पॉइंट है, यहाँ से अपने को मैं एक नई कहानी तुमको सुना रहा हूँ, ठीक है। ये हमारी कहानी है, चलो ये कहानी है 8th वाले पॉइंट से। सर 8th वाला पॉइंट क्या बोलता है, अनरिकॉर्डेड कुछ इनकम है, उससे रिलेटेड बात कर रहा है। अनरिकॉर्डेड इनकम को अपने को यहाँ से मैं कहानी बना रहा हूँ कि भाई घर में चोरी हुई, घर में किसी के घर में चोरी हुई, मुझे नहीं पता किसके घर में हो गई, घर में चोरी हुई, किसी के घर में चोरी हुई। चोरी में क्या जाता है, पैसा जाता है। तो क्या सर जाता है, अनरिकॉर्डेड इनकम। मेरे पास पैसा रखा हुआ था, इनकम रखी हुई थी, वो चली गई। घर में चोरी हुई, इसका मतलब अनरिकॉर्डेड इनकम चली गई। तो पैसा चला गया, अब मेरे को पेमेंट देना था किसी का। पैसा क्यों रखा हुआ था मैंने घर में, उधारी चुकाना था। पैसा क्यों रखा हुआ था, उधारी चुकाना था, कुछ घर से पेमेंट देना था मेरे को, तो उधारी चुकाने के लिए, ठीक है। क्या करना था सर, घर में पैसा रखा हुआ था। पैसा क्यों रखा था, उधारी वगैरह कुछ था, मेरे को लोन का रीपेमेंट करना था, ठीक है। रीपेमेंट करना था किसी भी चीज़ का। लेकिन क्या हुआ, रात को चोरी हो गई किसी के घर में, ठीक है। तो घर में चोरी हुई मतलब इनकम ले गया कोई, ठीक है। फिर क्या, उधारी चुकाने के लिए, मतलब क्या, रीपेमेंट ऑफ ड्यूज, मतलब मैंने घर में पैसा क्यों रखा हुआ था, रीपेमेंट ऑफ ड्यूज, ड्यूज का पेमेंट करने के लिए, ठीक है। अब पैसा बचानी और रीपेमेंट करना है, तो अब क्या करेंगे अपन, IPO और FPO से पैसा लेंगे, ठीक है। ये 10th वाला पॉइंट क्या बोलता है, IPO और FPO से पैसा लेंगे, ठीक है। 10th, ये मैंने सामने इसके आगे निमोनिक भी लिखे हुए हैं, देखो ये निमोनिक लिखा हुआ है, तो हमने क्या IPO से पैसा लिया, ठीक है।
ठीक है। अपन ने क्या किया हुआ, आईपीओ से पैसा लिया, ठीक है ठीक है। क्यों लिया पैसा, क्यों लिया, क्योंकि अपने को रीपेमेंट ऑफ ड्यूज, ड्यूज का रीपेमेंट करना था, मतलब किसी से पैसा लिया था। पहले क्या हुआ, घर में चोरी हो गई किसी के घर में, ठीक है, तो अपने को घर में चोरी हुई तो अपने को पेमेंट करना था, रीपेमेंट करना था, मतलब किसी की उधारी चुकाना था, ठीक है, रीपेमेंट ऑफ ड्यूज। फिर तीसरी चीज़, अब पैसा कहाँ से दें, आईपीओ और एफपीओ से पैसा लिया, तो हमारा 10th वाला पॉइंट बोलता है आईपीओ और एफपीओ से पैसा उठाया, ठीक है, आईपीओ और एफपीओ से पैसा उठाया। फिर अपन ने 11th में फ्रॉड कर दिया, फ्रॉड मतलब आईपीओ और एफपीओ से पैसा उठा के फ्रॉड कर दिया। क्यों, मतलब अपन ने बोल दिया आईपीओ से पैसा उठाया, आईपीओ से अपन ने बोला कि हम बिजनेस में लगाना है, लेकिन अपन ने रीपेमेंट ऑफ ड्यूज, अपन को पेमेंट देना था तो अपन ने किसी को पेमेंट कर दिया, तो ये ऐसे करके मैंने क्या कर दिया, फ्रॉड कर दिया, ऐसे करके मैंने फ्रॉड कर दिया। 11th वाले में क्या किया मैंने, फ्रॉड किया, ठीक है। फिर जाता है हमारा 12th वाला पॉइंट। 12th में अपने को मिली निधि, क्या मिली सर, निधि। क्लॉज नंबर 12 क्या बोलता है, निधि, मतलब अपने को 12th क्लास में निधि मिली, ठीक है, 12th क्लास में अपने को निधि मिल गई, ठीक है। फिर 12th में निधि मिली, फिर 13 में अपने को लिखना भैया रिलेशन में आए, ठीक है, अगर निधि मिली तो रिलेशन में आएगा इंसान, आज के ज़माने में आना तो तय बात है, ठीक है। तो क्या बोला गया, निधि मिली, तो 13 में क्या है, अपन 13 वाले में ये 13 कैसे बताऊँ मैं आपको, उंगली मेरे पास 10 है, ठीक है। तो 12th में अपन को निधि मिली, फिर 13 में अपन रिलेशन में आए, उसका क्या अपने को बनाना भैया, ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टी, ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टी, ठीक है, सिंपल है। 13 पॉइंट हो गए सर। 14 वाला पॉइंट, अब मैं क्या भाई सोच रहा हूँ बैठ के रात को कि भाई निधि के आने से क्या दिक्कत हुई, लड़की के आने से ज़िंदगी में क्या हुआ, तो समझ आया भैया खर्चा बहुत करा रही है। अपन ने क्या किया, ऑडिट किया, खर्चा किया, इंटरनल ऑडिट सिस्टम, ठीक है, इंटरनल ऑडिट सिस्टम मैंने ऑडिट किया कि भाई रात को बैठ के सोच रहा हूँ, मतलब ऑडिट कर रहा हूँ कि यार इस लड़की के आने से हुआ क्या, हुआ क्या भाई, हुआ क्या, हुआ क्या। 13 वाले में, सॉरी 14 वाला पॉइंट है, मैं रात को सोच रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, सोच रहा हूँ का मतलब हो गया हमारा इंटरनल ऑडिट सिस्टम, चेक किया, क्या कैसा चेक कर रहा हूँ कि लड़की के आने से हुआ क्या, चेक कर रहा हूँ। ये कौन सा था, 14th वाला। 15th वाला पॉइंट क्या हुआ, जब मैं ऑडिट किया उसके बाद मेरे को समझ आया कि भैया इसने कैश बहुत उड़वा दिया, मतलब नॉन कैश पैसा बहुत उड़वा दिया मेरा। 12th क्लास में निधि मिली, 13 में रिलेशन, ठीक है, 14 में मैं बैठ के सोच रहा हूँ रात को भैया हुआ क्या, लड़की के आने से हुआ क्या, मतलब चेकिंग कर रहे हैं अपन, क्या अपने अंदर परिवर्तन आया, क्या चेंजेस आए। तो फिर अपने को पता पड़ा अगले में, बोले तो 15 में देखा कि भाई पैसा बहुत उड़वा दिए, क्या ऑडिट किया, ऑडिट के बाद पता पड़ा पैसा बहुत उड़वा रही है, ठीक है, पैसा बहुत उड़वा रही है, पैसा बहुत उड़वा रही है, ये कौन सा पॉइंट था हमारा, 15 नंबर का पॉइंट है, ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है। फिर पैसा उड़वा रही है, अपन कहीं फिर बाहर गए, उसने क्या देखा, अपने पास कार्ड देखा, कार्ड देखा, काय का देखा भाई, आरबीआई का कार्ड है, आरबीआई का कार्ड नहीं होता, बस निमोनिक के लिए याद रखो, उसने अपने पास एक कार्ड रखा था, कार्ड, कार्ड था, किस चीज़ का कार्ड था, आरबीआई का कार्ड था। अपन कहीं घूमने गए थे, उसमें क्या था सर, आरबीआई का कार्ड था, तो उसने मेरे से कार्ड ले लिया। तो हमारा कौन सा पॉइंट है, 16 वाला पॉइंट क्या बोलेगा, कार्ड, कार्ड किसका भैया, रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई, आरबीआई का कार्ड था, मतलब रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई, ये पॉइंट बनेगा। उसके बाद 17 वाला पॉइंट है, 17 वाला पॉइंट है, मतलब उसने मेरे से कार्ड ले लिया था, कार्ड लिया तो वो धड़ल्ले ले से भैया क्या करे जा रही, स्वाइप करे जा रही, शॉपिंग करे जा रही है, पार्लर जा रही है, घूम रही है, फिर रही है, वो ले गई, उसने मेरे को नहीं बताया, उसने कार्ड लिया, उसने बोला मेरे को रखने के लिए चाहिए कार्ड, उसने कार्ड लिया, वो धड़ल्ले से कहीं भी उपयोग कर रही है, यूज़ कर रही है, तो यूज़ कर रही है उसका बोलेंगे अपन नॉन कैश ट्रांजेक्शन, क्या बोलेंगे अपन, सॉरी कैश लॉस, सॉरी 17 वाला पॉइंट क्या बोलेंगे, कैश लॉस करा रही है, ठीक है, कैश लॉस करा रही है। फिर 18th वाला पॉइंट, उसका कैश लॉस मतलब उसने बहुत सारी शॉपिंग वगैरह की, मटेरियल वगैरह जो भी उसको लेना था उसने लिया, फिर क्या उसने मेरे से पूछा भी नहीं, डायरेक्ट बिना उसके कर दिया। तो हमारा 18th वाला पॉइंट आएगा कंसिडरेशन टू आउटगोइंग ऑडिटर। सर 18th वाले पॉइंट में क्या, समझाता हूँ, रुको। उसने क्या लिया मेरे से, देखो 16 वाले पॉइंट में उसने मेरे से क्या लिया, कार्ड लिया, कार्ड ले लिया, मैंने दे दिया। फिर उसने क्या किया, शॉपिंग वगैरह की, उसने कार्ड स्वाइप वाइप करना स्टार्ट किया बिना मेरी परमिशन के। तो 17 वाला पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा, कैश लॉस, ठीक है, कैश लॉस, कैश उड़ाती जा रही है। फिर 18 वाला पॉइंट क्या, बिना मेरी परमिशन के वो कैश उड़ा रही है, बिना मेरी परमिशन के, उसने मेरे से पूछा भी नहीं। तो 18 वाले में लिखेंगे कंसिडरेशन मतलब अपने से परमिशन नहीं लेना, कंसिडरेशन टू आउटगोइंग ऑडिटर, ये आउटगोइंग ऑडिटर अपने को जोड़ना है, कंसिडरेशन टू आउटगोइंग ऑडिटर, ये वाला पॉइंट ऐसे याद करना है। फिर उसने बिना मेरे परमिशन के पैसा वैसा उड़ाया। फिर फिर क्या हुआ, कहाँ पे पैसा उड़ाया, उसने पैसा उड़ाया, मेरे पास मैसेज वैसेज आया होगा, तो मैंने पूछा भाई कहाँ पैसा उड़ाया, तो मेरे को बोलती है मेकअप लिया मैंने, मटेरियल आइटम लिया। तो अपने को 19 वाला पॉइंट क्या रखना है भैया, मटेरियल आइटम, सॉरी मटेरियल अनसर्टिनिटी। 19 वाला पॉइंट क्या बोलता है अपने को, मटेरियल अनसर्टिनिटी, ठीक है। मेकअप वगैरह लिया उसने, मेकअप का आइटम लिया, कुछ मटेरियल का आइटम वगैरह लिया उसने, ठीक है। ये हमारा कौन सा होगा, 19 वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर 20 वाला पॉइंट क्या बोलता है भैया, मेकअप का, पहले उसने 19 में मेकअप का आइटम लिया, मटेरियल वगैरह लिया जो भी लेना था। फिर उसने बोला कि भैया मैंने सीएसआर का काम किया, सीएसआर मतलब कहीं भी, ये बंद हो गया, 1 मिनट रुकना 2 मिनट रुको, मैं लेके आता हूँ इस चीज़ को।
चलिए सर मैं इसको वापस लेके आया हूँ, ठीक है। देखो फटाफट इस चीज़ को देख लो कि भाई हम क्या थे भाई 17 पॉइंट पे थे। 17 पॉइंट पे क्या हुआ भैया, कैश उड़ाया उसने, फिर ठीक है। कैश उड़ाया उसने मेरे बिना मेरी परमिशन के। 18 वाला पॉइंट बोलता बिना मेरी परमिशन मतलब कंसिडरेशन, बिना मेरी कंसिडरेशन के, मतलब अपने को पॉइंट लिखना है कंसिडरेशन टू आउटगोइंग ऑडिटर, ठीक है। फिर 19 वाले में मैंने उससे पूछा भाई तूने पैसा उड़ाया क्या, तो बोलती मटेरियल अनसर्टेनिटी। मटेरियल मतलब मैंने मेकअप का आइटम लिया, मटेरियल आइटम लिया, ठीक है। और मैंने कुछ लोगों का भला किया, मतलब मैंने सीएसआर में पैसा डाला। 19 वाला सॉरी 20 वाला पॉइंट बोलता है मैंने सीएसआर में पैसा डाला, मतलब यहाँ पे अपने को क्या लिखना है, ट्रांसफर अनस्पेंड अमाउंट टू सीएसआर। सीएसआर में अपन ने पैसा डाला, ठीक है। ये सी एस आर आर कर लो, ठीक है। फिर लास्ट मंथ में मेरा मेरा पैसा खर्च कर दिया, मेरा दिमाग खराब हो गया, बहुत सारा पैसा था, तो फिर मैंने अपने घर पे सब कुछ बताया, मैंने रिपोर्ट दी, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क डालना, ठीक है। अगर तुमको इससे अच्छी कहानी मिलती तो वो तुम कर सकते हो। एक बार फिर से मैं रिपीट करा दे रहा हूँ, ठीक है। अगर तुमको नहीं समझ आई हो तो पहला पॉइंट में क्या था, फिल कंपनी का पीसीएस हूँ, ऐप से हो जाएगा मेरा। ऐप से क्या था, फिक्स एसेट। फिक्स एसेट का मतलब मेरा नॉन करेंट एसेट है, ठीक है। फिर आई से मेरा इन्वेंट्री आएगा। फिर थर्ड वाला पॉइंट, फोर्थ वाला पॉइंट एल आई जी एस, ठीक है। फिर फिफ्थ वाला पॉइंट जाएगा मेरा पब्लिक का डिपॉजिट। सिक्स जाएगा सी बोले तो कॉस्ट रिकॉर्ड सिक्स। फिर सेवन जाएगा मेरा स्टैट्यूटरी ड्यूज, ठीक है। फिर एट्थ वाला पॉइंट मतलब चोरी हुई, घर में किसी की चोरी हुई, क्या होता है, इनकम चोरी हुई, इनकम इनकम इनकम। फिर नाइन्थ वाले पॉइंट में बोला गया कि भैया चोरी हुई, मतलब क्या था, घर में पैसा रखा था, क्यों रखा था अपन ने पैसा, पुलिस वाले पूछते भाई पैसा क्यों रखा था, भैया किसी का पेमेंट देना था। तो नाइन्थ वाला पॉइंट क्या था, रिपेमेंट ऑफ ड्यूज। अब अपने किसी के घर में चोरी हो गई और अब रिपेमेंट ऑफ ड्यूज मतलब पेमेंट देना है, तो अब क्या करेंगे भाई, अपन ने आईपीओ से पैसा उठा लो। आईपीओ एफपीओ मतलब 10th वाले पॉइंट में बोला गया आईपीओ और एफपीओ से पैसा उठाया। आईपीओ एफपीओ से पैसा उठा के हमने रिपेमेंट कर दिया। अपन ने इसको ऐसा करके मतलब फ्रॉड किया। हमने आईपीओ क्यों लेके आए थे, हमने आईपीओ लेके आए थे क्योंकि बिजनेस में पैसा लगाना है। लोगों से बोला कि बिजनेस में पैसा लगाना है, हमको पैसा दे दो। लेकिन अपन ने जो आईपीओ लाए हुए थे, आईपीओ से जो पैसा उठाया था, अपन ने रिपेमेंट ऑफ ड्यू किया। इसका मतलब 11th में अपन ने फ्रॉड कर लिया, ठीक है। यहाँ तक एक कहानी हुई, क्लियर है। फिर 12th में अपने को मिल गई निधि। 12th में मिल गई निधि, 12th में मिली निधि। फिर 13 में अपना क्या हुआ भैया, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, मतलब 13 में रिलेशन में आया, तो यहाँ पे अपना रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है। 14 पे मतलब भैया रात को बैठ के सोच रहे भैया अपने अंदर क्या क्या कम मतलब क्या चीज़ों में चेंजेस आए, तो मतलब 14 पे देखा जाएगा ऑडिट। अपन ने ऑडिट किया खुद का, अपन ने चेक किया, मतलब क्या क्या ऑडिट किया कि भैया क्या चेंजेस आए अपने रिलेशन में आने के बाद। फिर 15 में क्या क्या देखा अपन ने, जो अपन चेक कर रहे थे, तो फिर अपन ने देखा कि यार कैश बहुत उड़ा रही है, मतलब नॉन कैश ट्रांजेक्शन बहुत करा रही है, पैसा बहुत उड़वा रही है। तो 15 पे आएंगे नॉन कैश ट्रांजेक्शन उसने बहुत कराया। अपन उसने नॉन कैश ट्रांजेक्शन बहुत कराया, नॉन कैश ट्रांजेक्शन बहुत कराया। फिर एक दिन अपन कहीं जा रहे थे तो उसने मेरे से क्या लिया, आरबीआई का कार्ड लिया। आरबीआई का कार्ड का मतलब अपने को लिखना है क्या, रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई। 16 वाला पॉइंट क्या, रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई। आरबीआई का कार्ड लिया, अब उसने स्वाइप करना स्टार्ट किया बिना मेरे से पूछे। स्वाइप करना स्टार्ट किया मतलब कैश लॉस करना स्टार्ट किया। ये हो गया हमारा 15 16 17 पॉइंट हुआ हमारा कैश लॉस, मतलब उसने कैश उड़ाना स्टार्ट किया। फिर 18 वाला पॉइंट क्या बोला उसने मेरे से, क्या लिया था, कार्ड लिया था, कैश उड़ाना स्टार्ट किया बिना मेरी परमिशन के। बिना मेरी परमिशन के मतलब कंसिडरेशन टू आउटगोइंग ऑडिटर। 18 पॉइंट क्या बोलता है, कंसिडरेशन लेना है किससे, आउटगोइंग जो ऑडिटर है उससे अपने को क्या लेना है, अपने को कंसिडरेशन लेना है, ठीक है। ओके कंसिडरेशन हो गया। कंसिडरेशन मतलब उसने मेरे से नहीं पूछा। उसके बाद मैंने उससे पूछा भैया मेरे पास मैसेज आया कि भैया इतना इतना पैसा उड़ गया। मैंने पूछा कहाँ कहाँ उड़ा है, तो बोलती भैया मेकअप का सामान लिया, मेकअप मटेरियल लिया मैंने, और सीएसआर मतलब कुछ गरीब बच्चों में कुछ खिला पिला दिया। तो मेकअप मेकअप मटेरियलिटी तो बोला गया अपने को मटेरियल कुछ अनसर्टेनिटी है, वो वाला पॉइंट आ जाएगा। फिर 20 वाला पॉइंट क्या बोलता है, ट्रांसफर करो अनस्पेंड अमाउंट टू सीएसआर में पैसा डालना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, लास्ट वाला पॉइंट, वही इतना सारा पैसा उड़ा दिया उसने, तो अपने को रिपोर्ट करना है, घर पे सब कुछ बताना है। तो क्वालिफिकेशन एडवर्स रिमार्क देना है अपने को, किस में देना है सर, अपनी रिपोर्ट में देना है, ठीक है। चलो ठीक है, रिपोर्ट से पॉइंट हो गया। अब मैं आपको फटाफट लेके आ रहा हूँ कारों पे जो अपन ने पढ़ाया हुआ था, जिससे तुम्हें सारी चीज़ें ऑटोमेटिक जल्दी से याद हो जाए, ठीक है। चलो ठीक है, पहला क्या पॉइंट था सर, पहला पॉइंट था मैं फिल कंपनी का पीसेस हूँ। ऐप से हमारा क्या होगा भाई, देखो नॉन करंट एसेट आ जाएगा, ठीक है। फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी जल्दी। आई से मेरा क्या आएगा, इन्वेंट्री आ जाएगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट, एल से इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी, वो एल आई जी एस याद करो। फिर नेक्स्ट पॉइंट एल आई जी एस से ही याद रखना है। एल एल मतलब लोन, सॉरी मैंने वहाँ पे एल आई जी एस 2 बार पढ़ा है ना, FILL, यहाँ पे आप याद रखना लोन 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 टू डायरेक्टर, लोन टू डायरेक्टर, ठीक है। सेकंड एल क्या होगा हमारा, लोन टू डायरेक्टर, एल आई जी एस नहीं होगा, लोन टू डायरेक्टर, यहाँ पे याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिफ्थ मंथ, फिर अपना क्या है, स्टैट्यूट PCS, पी से क्या था, पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है, ये एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। सी से हो जाएगा हमारा कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेनेंस करना। फिर सेवंथ वाला पॉइंट क्या है, PCS, एस से हो जाएगा हमारा
स्टैट्यूटरी ड्यूज, ठीक है। 8th वाले पॉइंट से अपन ने क्या हुआ भैया, हमारी कहानी स्टार्ट हुई, चोरी हुई। चोरी क्या होती है, अनरिकॉर्डेड इनकम हुई, हमारी पैसा लेके भाग गया, ठीक है। फिर 9th में क्या हुआ भैया, हमारा जो हमने ऊपर पैसा रखा हुआ तो कैश रखा था घर में, पुलिस वाले पूछे भैया इतना पैसा क्यों रखा है, जब तो चोरी हो रही है तुम्हारे घर में पैसा कहाँ से है? बोले भैया रिपेमेंट ऑफ लोन, लोन का पेमेंट करना था इसलिए रखा था। अब अपने को लोन का रिपेमेंट करना, पैसा नहीं है, तो अपन ने क्या किया, आईपीओ और एफपीओ से पैसा उठाया। इस तरीके से याद करना, आईपीओ एफपीओ से पैसा उठाया और अपन ने फ्रॉड कर दिया। फ्रॉड कैसे किया, आईपीओ एफपीओ से पैसा उठा के तुमने रीपे कर दिया पेमेंट, जबकि तुमको बिजनेस में लगाना था, तो अपन ने फ्रॉड कर दिया 11th में। फिर 12th में क्या कर दिया, निधि मिली, निधि कंपनी मिली। फिर 13th में क्या किया भैया, रिलेशन में आया, मतलब रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, ठीक है। 14th में क्या किया, अपन चेक कर रहे हैं भैया यार कि लड़की आने से क्या हुआ जीवन में, मतलब अपन ने इंटरनल ऑडिट किया, खुद का ऑडिट किया। फिर अपने को पता पड़ा कि वो नॉन कैश ट्रांजेक्शन कैश बहुत उठाती है, मतलब गूगल पे वगैरह खर्चा बहुत कराती है, तो अपने को नॉन कैश ट्रांजेक्शन याद करना है, ठीक है। उसके बाद उसने मेरा कार्ड देख लिया आरबीआई का, तो रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई, आरबीआई के साथ रजिस्ट्रेशन करना है अपने को। हाँ, इतना भी आप लोगों को चलेगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, बात वही, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी विद आरबीआई ये लिखो कि चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी विद आरबीआई चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर उसने मेरे से कार्ड लिया तो कैश उड़ाना स्टार्ट किया, कैश उड़ाना स्टार्ट किया बिना मेरी परमिशन के। फिर क्या आता है, नेक्स्ट वन आता है रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। स्टेट ऑडिटर रिजाइन करता है। देखो इसमें, अब देखो रेजिग्नेशन ऑफ स्टेट ऑडिटर, जब स्टेट ऑडिटर रिजाइन कर रहा है तो जो आउटगोइंग ऑडिटर है, मतलब जो जा रहा है, उससे मेरे को कंसीडरेशन लेना है। यहाँ पे लिखा हुआ है आउटगोइंग जो ऑडिटर है उससे क्या लेना है, कंसीडरेशन लेना है। तो अपन ने अंदर का ही निमोनिक बना लिया, याद रखना से कोई दिक्कत नहीं है। रेजिग्नेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर है तो आउटगोइंग जो ऑडिटर है उससे अपने को कंसीडरेशन लेना है, ये याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं। निमोनिक अगर अपन ने बनाया कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आप लिख सकते हो, कंसीडरेशन टू आउटगोइंग ऑडिटर, ठीक है सर, ठीक है सर। फिर हमारा कंसीडरेशन नहीं लिया, लड़की वाली जो कहानी चल रही थी। उसके बाद क्या हुआ सर, उसके बाद क्या हुआ, मैंने उससे पूछा भैया पैसा कहाँ उड़ाया, तो उसने बोला कि भैया मटेरियल, मेकअप का मटेरियल लिया, मतलब मटेरियल अनसर्टिनिटी, वो वाला पॉइंट याद रखना है। फिर और कुछ पैसा गरीबों में बांटा, मतलब सीएसआर की एक्टिविटीज़ की, और सारा जो किस्सा था मैंने घर पर बताया। दैट मीन्स भैया क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क डालना मुझे किस में डालना है सर, अपनी ऑडिट की रिपोर्ट में डालना है सर। चलो सर, ठीक है, 1 घंटे 5 मिनट हो चुका है। चलो 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 सर, मैं ये चीज़ और आपको पढ़ा देता हूँ। 2 पेजेस का बचा हुआ, लास्ट चीज़ है, लास्ट चीज़ है सर, लास्ट चीज़ है, लास्ट चीज़ है सर। सर क्या चीज़ है सर, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 705 में पढ़ाने वाला हूँ सर। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 705 क्या बोलता है, जब ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट बनाता है, ठीक है सर। 700 के हिसाब से डालेगा, टाइटल, एड्रेस, ओपिनियन, बेसिस ऑफ ओपिनियन, हेडिंग वगैरह बनाएगा। अब जो बेसिस ऑफ ओपिनियन आएगा ना, सॉरी ओपिनियन, मैं आपको बताता हूँ कहाँ है ओपिनियन, मैं खोल के लेके आता हूँ, 1 मिनट रुको। ओपिनियन जो सेक्शन होगा उससे रिलेटेड ये पूरा हमारा इंडियस काम, सॉरी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग काम करेगा सर। सर ये दे रखा था मैंने, ऐसे 700 पढ़ा है, ठीक है। अब ये जो ओपिनियन सेक्शन आएगा ये ओपिनियन देगा सर, ये ओपिनियन देगा कि फाइनेंशियल, ये तो पॉइंट लिखेगा, ये साथ में लिखेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं है। ये दे रखा हुआ ना कि ऑडिटर का ओपिनियन कि ट्रू एंड फेयर व्यू ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर ट्रू एंड फेयर व्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो वो वर्ड लिखेगा, क्या लिखेगा सर, अनमोडिफाइड, अनमोडिफाइड, अनमोडिफाइड ओपिनियन, ठीक है। ये लिख देगा कि मतलब सब कुछ सही है। लेकिन कुछ भी गड़बड़ होता है या फिर उसको समझ नहीं आता तो वो लिखता है मोडिफाइड, मोडिफाइड ओपिनियन, ठीक है। तो ये मोडिफाइड ओपिनियन, अनमोडिफाइड ओपिनियन 705 में बताया कि जो ये जो ओपिनियन सेक्शन के अंदर लिखेगा, मोडिफाइड ओपिनियन, अनमोडिफाइड ओपिनियन, एडवर्स है, वो सब चीज़ें मैं अभी पढ़ाऊंगा, डिस्कस करूंगा, टेंशन मत। तो कि जो ट्रू एंड फेयर व्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर आ रहा है वो सही है, गलत है, कैसी बनी, क्या बनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, मुझे क्या दिखा, वो सब चीज़ 705 में बताया है। बहुत सिंपल, बहुत छोटा से आ जाओ, मैं 705 पे आपको लेके आ रहा हूँ। चलो, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 705 क्या बोलता है, मोडिफिकेशन टू दी ओपिनियन, मोडिफिकेशन टू दी ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, मतलब ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देगा, उसमें कुछ मोडिफिकेशन डालना है। सर 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 अब आ जाओ, मैं तुमको बताता हूँ। ऑडिटर अपना ओपिनियन देगा, ऑडिटर क्या बोलेगा, या तो आपकी बैलेंस शीट P&L बोले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, सही है तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 70 फॉलो करेंगे, सही है तो जो ओपिनियन वाला सेक्शन था वो डाल देंगे कि भैया सब कुछ सही है, ठीक है। अनमोडिफाइड ओपिनियन, वहां पे अपन एक वर्ड लिख देंगे अनमोडिफाइड ओपिनियन, या फिर उसको दूसरा वर्ड बोलते हैं क्लीन ओपिनियन, सब कुछ सही है, आपकी बैलेंस शीट सही है, सब कुछ ओके है, आपने सब कुछ फॉलो किया है, सब कुछ ओके, ठीक है। अनक्वालिफाइड ओपिनियन, ये याद रखो एमसीक्यू के लिए, और कभी जिंदगी में कंफ्यूज मत होना, मैं बहुत प्यारा सा चार्ट लेके आया हूँ, क्वालिफाइड ओपिनियन, अनक्वालिफाइड ओपिनियन, मोडिफाइड ओपिनियन, अनमोडिफाइड ओपिनियन, इनसे रिलेटेड ये चार्ट तुम्हें जीवन भर काम आएगा। अगर तुमने
तुम्हें आर्टिकलशिप में भी काम आएगा अगर तुमने ये चीज़ ढंग से पढ़ ली, क्योंकि बहुत कंफ्यूज करने वाली चीज़ है, बहुत अच्छे से मतलब समझ में नहीं आती, ठीक है। अगर ऑडिटर ने क्या सही रिपोर्ट दी, सब कुछ सही है, सब सही है, ये लिख सकते हो, सब सही है, तो अनमोडिफाइड ओपिनियन दे देगा। अनमोडिफाइड ओपिनियन का दूसरा नाम क्लीन ओपिनियन बोलते हैं। तीसरा होता है अनक्वालिफाइड ओपिनियन। तो उन्होंने बोला 700 इससे डील करता है, मतलब जो ऊपर अपन ने लिखा था बेसिस ऑफ ओपिनियन सबको लिख देगा, वो लिखेगा कि हम अनमोडिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं, सब कुछ सही है। तो उन्होंने बोला कि 700 में जो रिपोर्ट आ रही वो लिख दो, ठीक है। अब इसमें आगे पढ़ते हैं। 700 क्या बोल रहा है, ऑडिटर एक्सप्रेस करेगा अनमोडिफाइड ओपिनियन, मतलब सब कुछ सही है, व्हेन ही सेटिस्फाइड, वो जब सेटिस्फाइड होगा जब ही लिखेगा, ऐसे नहीं लिखेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्जिबिट, या फिर आप लिख दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टेट करता है, कुछ भी लिख दो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड, ऐसे भी लिख सकते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड ऑपरेशंस ऑफ द एंटरप्राइज ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब कुछ सही है, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, हमारे बैलेंस शीट P&L सब कुछ सही है, और उसके जो ऑपरेशन है सब कुछ सही है तब अपने को क्या अनमोडिफाइड ओपिनियन देना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ने प्रिपेयर्ड किया हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया गया जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रिलीवेंट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए, रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए, दैट मींस लॉ रेगुलेशन रूल रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए हमने हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, ये चीज़। तीसरा पॉइंट क्या है, एनी चेंजेस इन द अकाउंटिंग प्रिंसिपल मेथड ऑफ देयर एप्लीकेशन और इन देयर इफेक्ट्स हैव बीन प्रॉपर्ली डिस्क्लोज इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोलेगा, कुछ भी हमने पॉलिसीज वगैरह चेंज की हुई है, फॉर एग्जांपल हमने लीफो से फीफो लगाया, हम अभी क्या करते थे सर, हमारा जो आपने पढ़ा होगा स्टॉक होता है, लीफो पे लिखते हैं, फिर फीफो पे लिखते हैं, फिर वेटेड एवरेज पे लिखते हैं, तो अभी हम फीफो पे लिखते थे, फीफो पे लेके चलते थे पूरा कैलकुलेशन। अब इस बार हमने वेटेज एवरेज पे किया है, फिर लीफो पे किया सॉरी। तो उन्होंने बोला कि कुछ भी अगर आप चेंज करते हो, हमने प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे डिस्क्लोज किया कि हमने अभी लीफो से फीफो पे जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला, रूल्स रेगुलेशंस जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है भैया, कंपनी से 2013 बोलती भैया शेड्यूल 3 के हिसाब से अपने को बनाना है बैलेंस शीट, उस हिसाब से बनाई कि नहीं बनाई, वो सब चीज़ें, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पॉलिसी सब कुछ फॉलो हमने किया हुआ है, ठीक है। और हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड वगैरह नहीं है, ट्रू एंड फेयर व्यू बता रहे हैं, ठीक है। अगर ये सब बताते हैं तो आप डायरेक्टली लिख देना अनमोडिफाइड या फिर क्लीन या फिर अनक्वालिफाइड ओपिनियन, बस ये वर्ड लिखना है, ठीक है, ओके। अब आते हैं सर मॉडिफाइड ओपिनियन, सर ऐसे 705 इससे डील करता है। मॉडिफाइड ओपिनियन मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, फ्रॉड है, एरर है, कुछ ना कुछ दिक्कत है, बड़ी गलती छोटी गलती, तो अब अपने को ये पढ़ना है। ऑडिटर कंक्लूड करता है, ऑडिटर ने बताया, मतलब उसने सब कुछ चेक किया, that the modification to the auditor's opinion in the financial statement is necessary, he shall express modified opinion। ये modified opinion कब देगा, देखो भाई modified opinion हर बैलेंस शीट मतलब हर ऑडिट रिपोर्ट में नहीं होता है, बहुत कम ही होता है। सर क्यों होता है, अगर modified opinion दे दिया ना और शेयर होल्डर के पास वो रिपोर्ट पहुंच गई, बहुत बड़ी दिक्कत में फंस जाती कंपनी। डायरेक्ट क्या होता है कि भैया शेयर होल्डर्स बहुत सारे सवाल पूछने स्टार्ट करते हैं, कंपनीज एक्ट भी इनके ऊपर चढ़ती है। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी कंपनी है उसमें तुमने लिख दिया भैया कि मॉडिफाइड ओपिनियन है, इसने रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए हुए हैं या फिर इसके अंदर कुछ फ्रॉड है, कुछ भी तुमने लिख दिया ना भाई, व्यवस्था बन जाती है। कंपनी एक्ट अलग तुम्हारे ऊपर केस वगैरह करेगा, वो पूरा स्क्रूटनी करेगा, ठीक है। इनकम टैक्स का कुछ गड़बड़ होती है, इनकम टैक्स वाले अलग दिमाग खाएंगे, फिर जीएसटी डिपार्टमेंट वाले दिमाग खाएंगे, और फिर हमारे शेयर होल्डर अलग दिमाग खाएंगे कि उन्होंने पैसा लगाया है, मैनेजमेंट ने कुछ गड़बड़ी कर दी, ठीक है। तो बहुत दिक्कत में आ जाता है अगर ऑडिटर मॉडिफाइड ओपिनियन दे देता है। बहुत कम केसेस में मॉडिफाइड ओपिनियन दिया जाता है, सेटल कर लिया जाता है, दे दा के सारा रट्टा ले दे के सबको सेटल करते हैं, बात खत्म करते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत आती है और कंपनी का शेयर प्राइस भी गिरना स्टार्ट होता है, क्योंकि भैया जिस कंपनी में फ्रॉड हो गया तो वहाँ कोई पैसा लगाएगा कि उसके शेयर प्राइस भी मार्केट में गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेगा, दो ऐसी कंडीशन है जहाँ पे ऑडिटर बोलेगा कि मॉडिफाइड कंडीशन देते हैं। क्या बोलेगा, ऑडिटर कंक्लूड करता है, ऑडिटर के अपना ऑडिट कर रहा है, चेक चेक करके सबको दे के कंक्लूड करता है कि भैया ऑडिट के जो एविडेंसेस मिले हैं, इसको जो सबूत मिले हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर क्या लिखा, बेस्ड ऑन ऑडिट द एज अ होल आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। क्या बोल रहा है ऑडिटर कि ऑडिटर को सबूत मिले, ऑडिटर ने ऑब्टेन किए सबूत वगैरह, ऑडिट एविडेंसेस मिले हैं, और वो बोल रहा है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, मटेरियल मिस स्टेटमेंट मतलब बड़ी गलती। ऑडिटर बोल रहा है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट इसके अंदर है, मतलब ये फ्री नहीं है मटेरियल मिस स्टेटमेंट से, मतलब इसके जो बड़ी बड़ी जो गलतियां हैं उससे फ्री नहीं है। इसका मैं मतलब क्या निकालूं कि इसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, बड़ी गलती इसके अंदर है। मटेरियल मतलब बड़ी और मिस स्टेटमेंट मतलब गलती, मतलब आर नॉट फ्री फ्रॉम, फ्री नहीं है मटेरियल मिस स्टेटमेंट, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर कुछ ना कुछ बड़ी गलती है। तो ऑडिटर
मॉडिफाइड ओपिनियन देगा। दूसरी चीज है ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, मतलब ऑडिटर ढूंढ ढूंढ के परेशान है लेकिन उसको सबूत वगैरह नहीं मिल पा रहा है, सबूत नहीं मिल रहा है और वो ये कंक्लूड नहीं कर पा रहा है। ध्यान से पढ़ना, टू कंक्लूड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। वो कंक्लूड नहीं कर पा रहा, ऑडिटर का सबूत ढूंढ ढूंढ के परेशान है लेकिन उसको सबूत नहीं मिले, वो भी एक अपनी लिमिट तक करेगा। लेबर नहीं ऑडिटर, एक टाइम फिक्स होता है क्योंकि उसको भी दूसरे काम है, दूसरा ऑडिट है, एक कुछ लिमिट फिक्स होती है, भैया इतने टाइम अपन इस चीज़ को ढूंढेंगे, मिला तो ठीक है, नहीं लिखा तो नहीं मिला। ऑडिट अपन मैनेजमेंट से बोलेंगे भैया ये चीज़ अपने को, ये सबूत अपने को नहीं मिल रहा है, तू ढूंढ के दे रहा है क्या? वो बोला मैं नहीं दे रहा, तो आप अपनी रिपोर्ट में जाके मॉडिफाइड ओपिनियन लिख दोगे। आप भी इतना ऐसा नहीं इन्वेस्टिगेशन टाइप की चल रही है, तुम ढूंढे जा रहे हो सबूत ढूंढे जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑडिटर एक दिन दो दिन चीज़ों में लगाता है, फिर मैनेजमेंट से पूछते हैं डायरेक्ट, भैया तू इसका आंसर दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक लेता हूँ, 1 करोड़ का स्टॉक मिसिंग है, तो अब अपन और स्टॉक भी ऑडिटर चेक नहीं करता, लेबर मतलब उन्हीं का मैनेजमेंट होता है, अपन जाके खड़े हो जाओ वो काउंटिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से चल रहा है, डब्बे के डब्बे गिने होते हैं, ठीक है। तो वो गिन रहे हैं, अपन खड़े हो जाओ बस ऐसे काउंटिंग में हाथ पीछे खड़े करके, ठीक है। अब मान के चलो कि भाई 1 करोड़ का स्टॉक गुम है, तो अपन डायरेक्ट मैनेजमेंट से बोलेंगे भैया 1 करोड़ का स्टॉक गुम है, या तो तू मुझे काउंट करा रहे 1 करोड़ का कहाँ रखा है तू बता दे। नहीं बताएगा तो अपन कुछ नहीं करेंगे भैया, मॉडिफाइड ओपिनियन दे देंगे, वहाँ लिख देंगे हाँ कि भाई हमने सबूत देखे, हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है फ्री नहीं है मटेरियल मिस स्टेटमेंट से, मतलब इसके अंदर बड़ी गलती है, बड़ी गलती। आप हिंदी में भी लिख दो, अपनी लैंग्वेज में लिखो, क्या दिक्कत है कि भाई बड़ी गलती इसके अंदर हमने देखी है, बस बात खत्म। अब मैनेजमेंट जाने और मैनेजमेंट का काम जाने, ठीक है। फिर क्या होगा सर, अपन ने तो ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर देंगे, ठीक है। शेयर होल्डर के पास जाएगी तो शेयर होल्डर इन पे पूछेंगे भाई कहाँ गया स्टॉक। फिर कंपनी से 2013 में अगर स्क्रूटनी में उठ गई ना, अगर स्क्रूटनी वगैरह हुई तो फिर इनकी बैंड बच जाएगी, ठीक है सर। तो क्या बोला गया, दूसरा वाला केस बोलता है कि अपने को क्या जो 1 करोड़ का जैसे स्टॉक मिसिंग है तो अपने को सबूत नहीं मिल पा रहा है और हम ये कंक्लूड नहीं कर पा रहा है कि तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं है, तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल क्लीन है, हम ये नहीं कह पा रहे हैं, तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हम ये नहीं कह पा रहे हैं। तो दूसरा क्या केस होगा, ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन ऑडिट के एविडेंसेस, वो ऑब्टेन नहीं कर पा रहा है, मतलब उसको सबूत नहीं मिल पा रहा है और वो ये नहीं बोल पा रहा है कि तुम्हारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, ठीक है। दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, ठीक है। सिंपल से 2 केस है। ये अगर केस होता है तो इसके अंदर 3 टाइप के मोडिफाइड ओपिनियन देना है, मतलब कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है मोडिफाइड ओपिनियन के अंदर। अब तुम क्या दोगे मोडिफाइड ओपिनियन, अब इसके अंदर 3 चीज डालोगे। क्या डालोगे सर, 3 कांटे डालना है अपने को, 3 चीजें। मोडिफाइड ओपिनियन हेडिंग है कि भैया कुछ ना कुछ गड़बड़ है, अपन ऊपर देखेंगे जब तुम ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में डालेगा कि भैया मोडिफाइड ओपिनियन, ठीक है। मोडिफाइड ओपिनियन के अंदर भी अपने को डिस्क्राइब करना है कुछ कुछ चीजें कि भैया कुछ गड़बड़ है, तो तुमने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया तो अब उसके अंदर क्या क्या चीज़ है वो अपन आपको बताता हूँ। 3 कांटे काटेंगे हम, ठीक है। अब ये जो मॉडिफाइड ओपिनियन है, मॉडिफाइड ओपिनियन में क्या क्या दे सकते हैं, एडवर्स ओपिनियन दे सकते हैं, क्वालिफाइड ओपिनियन दे सकते हैं और डिस्क्लेमर ओपिनियन दे सकते हैं। ये क्वालिफाइड जो ओपिनियन है यहाँ से यहाँ पे दे रखी हुई है, मतलब ये चीज़ बिल्कुल सेम है, ठीक है। क्वालिफाइड 2 जगह दे रखा हुआ है। अब मैं तुमको थोड़ा सा बता देता हूँ, देखो क्वेश्चन आया हुआ 1 2, मतलब दिसंबर 18 में आया हुआ है, दिसंबर 19 में आया हुआ है, दिसंबर 23 में आया हुआ है, उसके बाद जून 19 में आया हुआ है, ठीक है, और दिसंबर 22 में आया हुआ है। 1 2 3 4 5 और ये हाईलाइट नहीं किया हुआ 6 6 और बाप रे 7 और 8 जगह आया हुआ है। इस डिज़ाइनर ने क्या किया हुआ है, इसने यहाँ पे ना तो हाईलाइट किया हुआ है और ना इसने स्पेस दिया हुआ है। 7-8 बार ये क्वेश्चन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। ये मैंने नीचे डाला हुआ है क्योंकि अगर मैं ऊपर डालता तो हमारा चार्ट आ नहीं रहा था। इस चक्कर में क्या हुआ, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी चार्ट्स है ना वो अपन ने नीचे डाला हुआ, ठीक है। क्या दे रखा हुआ, व्हाट इज क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है, डिस्कस दी सर्कमस्टेंसेस, जहाँ पे ऑडिटर शेल क्वालिफाई रिपोर्ट देगा, वो क्वालिफाइड से अभी मैं बताता हूँ, ठीक है, क्या क्या चीज। चलो मैं इसको बाद में पढ़ाऊंगा, पहले चार्ट पढ़ो फिर तुम्हें क्वेश्चन समझ में आने वाले, ठीक है। तो सर मॉडिफाइड ओपिनियन अपने डाला तो उसके अंदर 3 हेड में आएंगी चीजें कि भैया कौन सी वाली है बता दो। तो मॉडिफाइड ओपिनियन है, ठीक है भाई, मॉडिफाइड ओपिनियन है। अब उसमें क्या है, ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस दैट एंड कंक्लूड करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियल मिस स्टेटमेंट, मतलब ऑडिटर को क्या मिल गया, सबूत मिल गया, ठीक है। सबूत मिल गया ऑडिटर को, हाँ मिल गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। ऑडिटर को सबूत मिला कि इसके अंदर गड़बड़ है। अब गड़बड़ है, यहाँ तक तो मैंने आपको पढ़ा दिया था कि भैया ऐसे 705 में आएगा, ठीक है। यहाँ तक भी मैंने पढ़ाया था कि 705 में आएगा, मतलब सर ये वाला है ना, ऑडिटर कंक्लूड करता है ऑडिट एविडेंसेस मिल गया कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, तो ये पहला वाला केस ले लो। और ऑडिटर यहाँ पे ऑप्टेन नहीं कर पा रहा है, सबूत नहीं मिल पा रहा है और ये नहीं कह पा रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। तो जो ये जो सेकंड वाला जो केस है,
ये सेकंड वाला केस अपन यहाँ पे लेके आए, ठीक है, दोनों केस को अपन लेके आए। पहले वाला केस नीचे ये वाला आ गया, पहला वाला केस ये आ गया जो अपन ने ऊपर पढ़ा, सेकंड वाला केस ये आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर भी अपने को कांटे काटना है, ठीक है। क्या बोला गया कि ऑडिटर ने क्या किया, सबूत ले लिया, मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, हाँ जी, और इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट परवेसिव, ये चार्ट जरूर याद रखना, बहुत काम आएगा, जिंदगी भर के लिए काम आएगा। इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस परवेसिव है, देखो गलती है, बहुत बड़ी गलती, हाँ जी गलती, ठीक है। इम्पैक्ट क्या आ रहा है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर इम्पैक्ट परवेसिव, परवेसिव के मतलब इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा है, इम्पैक्ट क्या है, बहुत ज़्यादा है, परवेसिव मतलब बहुत ज़्यादा, इम्पैक्ट ज़्यादा है, हाँ अपन बोलेंगे हाँ, तो अपने को एडवर्स ओपिनियन देना है, क्या देना है सर, एडवर्स ओपिनियन। अगर इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कम है, भैया इम्पैक्ट कम पड़ रहा है, तो अपन क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे। क्या बोला है सर एक बार और सुनो, कि अपन ने सबूत ले लिए और अपन ने बोला मिस स्टेटमेंट है, हाँ जी मिस स्टेटमेंट है, बड़ी गलती है क्या, हाँ बड़ी गलती है, तो एडवर्स ओपिनियन दे दो। गलती छोटी गलती है, सॉरी, बड़ी गलती, हाँ इम्पैक्ट क्या आ रहा है, इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, हाँ तो एडवर्स ओपिनियन दो। इम्पैक्ट कम आ रहा है क्या, तो फिर भैया क्वालिफाइड ओपिनियन दे दो, क्वालिफाइड ओपिनियन दे दो। सर इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सर क्वालिफाइड ओपिनियन का मतलब क्या होता है, एडवर्स ओपिनियन का मतलब क्या होता है, देखो बहुत बड़ी गलती है, ठीक है, वो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है, हाँ तो एडवर्स दे दो, मतलब अपन नेगेटिव रिपोर्ट दो। एडवर्स का मतलब होता है नेगेटिव, कि भैया इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक नहीं बनी, इनके बैलेंस शीट ठीक नहीं है, इनका जो अकाउंटिंग ठीक नहीं है, इनकी कंपनी में फ्रॉड है, इसको बोलते हैं एडवर्स ओपिनियन। मतलब एक होता है अच्छी, एक होता है बुरी, तो अपन क्या बोलते हैं, बुरी रिपोर्ट दे दो, ठीक है, इसको बोलते हैं एडवर्स का मतलब बुरी रिपोर्ट देना, कि भैया मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा है, हाँ तो भैया एडवर्स दे दो, मतलब बुरी रिपोर्ट दे दो, नेगेटिव रिपोर्ट दे दो, इसको बोलेंगे, तो अपन एडवर्स ओपिनियन दे देंगे, ठीक है। अब बोला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर क्या है, इम्पैक्ट ज्यादा नहीं है, तो अपन क्वालिफाइड ओपिनियन दे दो। क्वालिफाइड ओपिनियन का मतलब क्या बोलते हैं, जैसे कि 10 पॉइंट चेक करे, 10 चीजें चेक की, इसमें से एक चीज गलत है, तो अपन क्वालिफाइड दे देंगे, कि भैया एक गलत है बाकी सब नो है, इसको बोलते क्वालिफाइड, ठीक है। अब क्या बोला गया कि ऑडिटर को सबूत नहीं मिल रहा है, अपन ने केस नंबर 2 पढ़ा था, सबूत नहीं मिल रहा है, और वो ये नहीं बोल पा रहा है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, तो बोला गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, हमको सबूत नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। और बोल रहा है कि अपने को सबूत वगैरह नहीं मिल रहा है और हम ये नहीं बोल पा रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, तो इम्पैक्ट क्या आ रहा है, उस चीज को नहीं बताने पे इम्पैक्ट क्या आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है क्या, तो डिस्क्लेम कर दो, इम्पैक्ट मतलब डिस्क्लेम कर दो, इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आ रहा है, हाँ बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है जिसके रिगार्डिंग अपने को सबूत नहीं मिले हैं, और क्या बोला गया उसको अपन क्या बोलेंगे, डिस्क्लेम कर दो। डिस्क्लेमर मतलब अपन मना कर दो, हम न्यूट्रल हो जाते हैं, हम कुछ भी नहीं बोल रहे हैं क्योंकि अपने को सबूत नहीं मिले हैं, तो इसको बोलते हैं डिस्क्लेमर कर दो, ठीक है। अब बोला गया इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट परवेसिव नहीं है, मतलब परवेसिव मतलब बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो आप क्वालिफाइड ओपिनियन दे दो, बस ये चीज थी, ठीक है। अब तुमको मैं क्वेश्चंस पढ़ाता हूँ, व्हाट इज क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, सर क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है, तो तुमको यही वाली चीज लिखना है, ये वाला पॉइंट लिखना है कि भैया ऑडिटर ने ऑब्टेन किया हुआ है, साई ऑब्टेन कर लिया, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस और मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, ठीक है। इम्पैक्ट परवेसिव नहीं है, इम्पैक्ट क्या परवेसिव नहीं है, तो हम क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे। और दूसरा यहाँ पे भी लिखना है कि उसको साई नहीं मिल रहा है, मतलब सबूत नहीं मिले हैं, मटेरियल मिस स्टेटमेंट हाँ लेकिन परवेसिव नहीं है, मतलब इम्पैक्ट बहुत कम है, तो अपन क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे। इस तरीके से ये क्वालिफाइड वाले दोनों लिखने पड़ेंगे, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करो ब्रीफली सम ऑफ द सिचुएशंस कॉलिंग फॉर क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। क्वालिफिकेशन से रिलेटेड बात कर रहा है, एक मिनट, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड भी अपने को यही वाली क्वालिफिकेशन वाली चीज लिखनी होगी, दोनों पॉइंट, ठीक है। पैराग्राफ में मत लिखना डायरेक्ट, तुम पैराग्राफ बना के लिखना, ये सॉरी चार्ट फॉर्मेट में मत लिखना, पैराग्राफ बना के लिखना है, ठीक है। देखो यहाँ ये वाला क्वेश्चन क्या बोलता है ऑडिटर के बारे में, कि भैया अनक्वालिफाइड रिपोर्ट कब देगा ऑडिटर, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट ढूंढो सर, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट ढूंढो। अनक्वालिफाइड रिपोर्ट मैंने आपको ये बताया था, ये देखो दिख रहा है ना, अनमोडिफाइड अनक्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड कब देगा, तो ये पूरा पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, लिख देना एज पर एस 700, नाम भी लिख देना एस का, और ये वाली पॉइंट लिख देना कि अनक्वालिफाइड रिपोर्ट इस केस में देगा, ठीक है। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन है भाई, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट एंड एडवर्स रिपोर्ट। क्वालिफाइड के बीचों बीच और एडवर्स के बीचों बीच बताना, तो एडवर्स के बीचों बीच और क्वालिफाइड के बीचों बीच ये पूरा का पूरा पैराग्राफ उठा के लिख देना, ठीक है। भैया साई ऑब्टेन हो गया है, लेकिन मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, तो एडवर्स देंगे, इम्पैक्ट बहुत कम है तो अपन क्वालिफाइड देंगे, ये डिफरेंस बिटवीन में डाल देना। इसी टाइप के क्वेश्चंस होने वाले। डिस्कस द फीचर्स ऑफ क्वालिफाइड रिपोर्ट, जो क्वालिफाइड रिपोर्ट है सर मैंने यहाँ पे बताया था, देखो अनमोडिफाइड तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन मॉडिफाइड, ठीक है। क्लीन तो अनक्लीन तो वैसे नहीं होता, ठीक है। अनक्वालिफाइड यहाँ पे लिख देंगे अपन क्वालिफाइड,
ये क्वालिफाइड रिपोर्ट भी इसी को बोलते हैं, क्वालिफाइड इसी को बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये अनक्वालिफाइड है तो इसका अपन क्वालिफाइड रिपोर्ट है। तो अब क्वेश्चन ने अपने से क्या पूछा गया कि भाई मेरे भाई क्वालिफाइड रिपोर्ट के फीचर्स बता। तो देखो फीचर्स में तुमको ये पूरा पैराग्राफ लिखना पड़ेगा कि भैया दो ऐसे सिचुएशन होते हैं जहाँ पे क्वालिफाइड रिपोर्ट सॉरी हाँ क्वालिफाइड रिपोर्ट दी जाती है, पहला ये वाला, दूसरा ये वाला, और इसके 3 बच्चे होते हैं, 3 बच्चे मतलब 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। चलो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, बधाई हो, चैप्टर 12 हमने कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है सर, वेरी गुड सर। चलो सर चलो अब हम लोग यहाँ पे करते हैं ख़त्म हमारे लेक्चर को। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के चैप्टर्स देखेंगे, बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में क्या है क्या नहीं है। चलो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, ओके।